तो आप देखो कि कोई एक मेल पर्सन है, वो किसी मेल के अगेंस्ट है, तो वो मरने के बाद वो स्पिरिट मेल के अगेंस्ट में ही काम करेगी। फीमेल है, उसके अंदर एक मस्कुलिन एनर्जी है और वो मेल से अनकंफर्टेबल है, तो वो फीमेल सोल है, मतलब सोल जो है, जो बॉडी है, वो फीमेल एनर्जी से ही बदला लेगी स्पिरिट। तो वो डिपेंड्स होता है कि वो मरने से पहले वो कौन सी एनर्जी के साथ अनकंफर्टेबल थी, रिलीज होने के बाद वो उसी के साथ बदला लेगी। तो वही उसका एक काउंटर पार्ट होता है। हम लोग काउंटर पार्ट का या क्वांटम पार्ट का क्या बात कर रहे हैं कि उसका जो कौन सा एक पार्ट है जिससे वो अनकंफर्टेबल है। कोई आदमी पैसे से अनकंफर्टेबल है, कोई आदमी रिलेशन से अनकंफर्टेबल है, कोई आदमी अपनी बीमारी से अनकंफर्टेबल है, तो वो उसका एक क्वांटम पार्ट रह जाता है और वो उसी पार्ट को लेके नेक्स्ट लाइफ में एक लेसन सीखता है और उसको कंप्लीट करता है करके, ऐसा है। अब देखो कैसा होता है कि एक सपोज फीमेल को कैंसर हो गया, अब उसके हस्बैंड कंटिन्यूसली उसके साथ घूम रहे सब हॉस्पिटल में कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उसके हस्बैंड को बहुत नॉलेज मिल जाती है अलग अलग डॉक्टर से, अलग अलग हॉस्पिटल से, अलग अलग ट्रीटमेंट से, राइट। और अगर देखेंगे कि ये फीमेल को जो टॉर्चरिंग किया गया काफ़ी बार उसके हस्बैंड ने ही किया, जिसके वजह से उस फीमेल को कैंसर हुआ और भागना भी उसी को ज़्यादा पड़ रहा है। तो उसका जो काउंटर पार्ट है ना, उसी को तो एफर्ट्स डालने पड़ते कि नहीं, इज इट राइट। अब अगर वो हस्बैंड निग्लेक्ट करेगा, तुझे कैंसर हुआ, तू देख, तू अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर, अब नेक्स्ट लाइफ में ये हस्बैंड उसका बेटा बन के आएगा, उसको कैंसर होएगा, राइट, और वो गो थ्रू करेगा पूरा ऐसा अर्ली एज में, बिकॉज उसने जिसको दिया है उस बीमारी का उसने इलाज नहीं करवाया, उसका क्लियरेंस नहीं करवाया कर्मा का, तो वो पार्ट उसका रह जाता है करके। तो इसलिए फिर नेक्स्ट लाइफ में वो अर्ली एज में एकदम बचपन में वो बीमारी लेके आता है और उसको नलीफाई करता है। तो हम लोग यही बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स में कि हर चीज़ का काउंटर पार्ट है। किसी ने किसी का पैसे का फंसाया है, चीट किया है, नेक्स्ट लाइफ में बचपन से ही वो कोई गरीब फैमिली में पैदा होएगा और वो स्ट्रगल करते रहेगा क्योंकि उसने इतने लोगों को पास्ट लाइफ में फ्रॉड किया मनी का। तो मनी कर्मा हम क्लियर करते नहीं, पैसा नहीं आता है। किसी को हमने फिज़िकली टॉर्चर किया, वो क्लियर नहीं करते तो बीमारी ठीक नहीं होती है। किसी को मेंटली हमने टॉर्चर किया तो आदमी मेंटली रिटार्डेड बॉर्न होता है और वो परेशान रहता है करके। तो ये हमारा जो भी बर्थ से जो इश्यू है ना, समझ लो वो तो पहले पास्ट लाइफ से ही है और उसको तो क्लियर करना ही है करके, समझ में कि नहीं। अब कुछ लोग कैसा है ना, उसको जानते ही नहीं है कि भाई मैं पास्ट लाइफ में क्या कैरी किया, लेकिन अगर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को बहुत कीनली ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई पास्ट लाइफ में कौन सी चीज़ के साथ आपने ज़्यादा छेड़छानी की है, मतलब उसके लॉस तोड़े हैं, है ना, उसको आपने बहुत लाइटली लिया, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर उसके साथ फ्रॉड करते हैं प्रॉपर्टी के साथ, फिर नेक्स्ट लाइफ में उसका कभी खुद का प्रॉपर्टी नहीं होता, हर बार उसको रेंट पे रहना पड़ता है, ये घर छोड़ो, ये दुकान छोड़ो, इधर जाओ उधर जाओ, बोले कि मेरा खुद का कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हम जिस जगह पे वीक होते हैं या जिस जगह पे हमने कुछ गलत चीज़ों का अटेम्प्ट किया है, उसी को नलीफाई करने के लिए ये काउंटर पार्ट क्रिएट होता है, अपोजिट पार्ट क्रिएट होता है और हम उसी में उलझते रहते हैं करके, समझ में आ रहा है। मैंने एक इंसान को ना देहरादून में देखा था, मतलब वो कभी कोई इवेंट अटेंड नहीं किया वो आदमी ने, उसकी वाइफ हमारी स्टूडेंट थी, तो मैं उसको जब भी देखता था ना तो मुझे पता नहीं वो कुरुक्षेत्र का मैदान ही दिखता था, जबकि पता नहीं क्यों दिखता था, और ऐसा दिखता था कि वो बहुत सारे मतलब तलवार ये वो सब भाला वो गदा वो सब लेके वो घूम रहा था, ऐसे मुझे लग रहा था। तो मुझे लगा कि ये आदमी को तो मैंने ना पीएलआर किया, ये कभी स्टूडेंट भी नहीं बना है, हमारा कुछ सीखा भी नहीं, ये आदमी को देख के मुझे सब वो हथियार क्यों याद आते हैं करके। फिर कुछ साल के बाद ना उसकी वाइफ मुझे बोले कि मेरे हस्बैंड का एक बिज़नेस है ना, आप प्लीज़ ज़रा उसको ब्लेस करने के लिए चलो। तो मैं गया उसके हस्बैंड की उधर जगह पे जहाँ पे उसको ब्लेस करना था, और वहाँ देखा वो सारे लोहे के बिज़नेस कर रहे थे कि जो पुराने हथियार आते हैं उसको वो पॉलिश करता रहा, उसको फिनिशिंग करना ये वो करके, और वो उसी में उसका ये था बिज़नेस था। तब मुझे समझ में कि ये आदमी को देख के वो चीज़ें क्यों याद आती थी, बिकॉज़ वो महाभारत के कुरुक्षेत्र में वो ये चीज़ें सप्लाई करता था, वो बनाता था वो इंसान।
तो आज की लाइफ में भी वो वही बिजनेस कर रहा है। आप समझ में आ रहा है? तो ये हमारा काउंटर पार्ट है कि हम जो चीज़ जहाँ छोड़े हैं हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में बोला कि सचिन तेंदुलकर ने कोई लाइफ में बहुत से क्रिकेट खेले होंगे और उसी को वो कंटिन्यू करके इस लाइफ में वो फेमस हो गया। लता मंगेशकर ने बहुत सारे गाने में मतलब लाइफ में ऐसे गाने गाए थे विदाउट एनी टू बी अ फेमस। इस लाइफ में कुछ एफर्ट्स नहीं डाला, बचपन से ही वो एकदम सरस्वती माँ का वो कॉन्शियसनेस लेके आई और वो गाना गा रही है करके। इज इट राइट? तो हम लोग का जो वो काउंटर पार्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट है हमको ये जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कि मेरा कौन सा लाइफ का, जैसे बुद्धा ने अपना पास का 649 लाइफ देखा तो उसमें देखा कौन से लाइफ का कौन सा काउंटर पार्ट बाकी है और उसको वो रिलीज़ करने का कोशिश की है उन्होंने अलग अलग जगह पे जाके, कभी तिब्बत में जाके, खटमंडू जाके, यहाँ नालंदा जाके, बनारस जाके, हर जगह पे जाके उन्होंने उस पार्ट को रिलीज़ किया। अब भी रिट्रीट में वही कोशिश करते हैं कि आप लोग एक दूसरे को जो यहाँ मिले हैं, एक दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, या मेडिटेशन में भी आप बैठे हो, आप अपना ऑरा एक्सपांड करते हो और एक दूसरे का जो काउंटर पार्ट है वो एक्सचेंज होता है, हील होता है और यहाँ से रिलीज़ होता है, यहाँ से कॉर्ड कटिंग होती है। मतलब आपको पता भी नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये रिट्रीट में नहीं आते तो हर पर्सन को एक एक पर्सन के साथ जो कर्मा है उसके लिए एक लाइफ लेना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप 10 लोग हैं, 12 लोग हैं तो इतना लाइफ आपका बच गया, बिकॉज इधर ही आपका हेवन हो गया, इधर ही कर्म क्लियरेंस हो गया। है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो ये काउंटर पार्ट है, इनके साथ कभी कोई एक छोटा मोटा कर्म रहेगा, इनका आपके साथ कुछ छोटा मोटा कर्म रहेगा। तो जब हम PLR थेरेपिस्ट बनाते हैं, जब लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखाते हैं और वो जब एक दूसरे का रिग्रेशन करते तो उनको रेजोनेंस होता है, अरे ये तो इसमें मेरा कितना कॉमन है। तभी ऊपर वाला आपको वैसा ही क्लाइंट देता है, वैसा ही पार्टनर देता है कि जिसका आपके साथ कुछ रेजोनेंस होता है। या तो उसके साथ पास्ट लाइफ आपका समझ में आता है या उसका इशू और आपके इशू में कुछ कॉमन चीज़ें समझ में आती है कि मेरा ये कॉमन पार्ट था करके। तो ऊपर वाला देखो ना कितना अच्छा है कि हमको ऐसा मौका दे रहा है करके, ऐसे करो करके, है ना। अब कोई हमने ऐसा देखा कि कोई तांत्रिक ऐसा बच्चे लोग का बलि चढ़ाते हैं तो उसके बाद में कोई लाइफ में उसको एक आश्रम, बच्चों का आश्रम चलाना पड़ता है और वो सारे बच्चों को संभालते, तो उसका कर्म क्लियरेंस होता है कि नहीं। तो हमको तभी नहीं समझ में आता है कि ये रोल क्यों प्ले कर रहा है, क्योंकि उसका वो पार्ट बाकी है, इसलिए उसको वो प्ले करना पड़ रहा है, राइट। अब मैं एक सब्जेक्ट आपके बारे में बताता हूँ कि जो हम ये ब्रेन का जो सब्जेक्ट है, जो NLP का सब्जेक्ट है, वो नॉर्मली तो हमारे स्पिरिचुअल फील्ड में उसका कोई लेना देना नहीं है ब्रेन का, क्योंकि हम हार्ट से लेना देना है, हमको सोल से कर्मा का है, हमारा माइंड का है और बॉडी का एक फिटनेस का पार्ट है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम स्पिरिचुअलिटी पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन जब मैं बहुत रिसर्च कर रहा था, मैं US में 2008 में NLP के ऊपर मैं पूरा रिसर्च किया डॉक्टर टोनी रॉबिन्स के साथ, तब मुझे समझ में आया कि ब्रेन भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हमको वो मेमोरी को रिलीज तो वो हार्डवेयर से ही करना पड़ेगा ना। हम माइंड से चीज़ों को निकाल देंगे, हम बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर देंगे, मतलब साइकिक सही से माइंड से निकाल देंगे, इसे राइट, ऑरा क्लीन कर देंगे, चक्र बैलेंसिंग करेंगे, करुणा हीलिंग करेंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, तो सोल से निकल जाएगा। लेकिन ब्रेन का क्या, ब्रेन में तो रह गया ना कुछ, तो वो तो सॉलिड स्ट्रक्चर है और उस सॉलिड स्ट्रक्चर में कहीं उसका एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी एक मेमोरी लेके बैठा पड़ा है। तो वो 72 एरियाज़ है हमारे ब्रेन की जो अलग अलग ऑर्गन, सिस्टम, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अब उस पार्ट ऑफ द ब्रेन से गिल्ट नहीं निकालोगे तो किडनी को असर होगा, उस पार्ट ऑफ द ब्रेन से कुछ मेमोरीज रिलीज़ नहीं करोगे, हेट्रेड रिलीज़ नहीं करोगे तो हार्ट पे असर होगा, उस ब्रेन में कहीं एक सैडनेस है तो वो लंग्स को अफेक्ट करेगा। तो वो हमें समझना है कि कहीं ना कहीं ब्रेन में से हमें डीफ्रेमिंग करना पड़ता है और रीफ्रेमिंग करना। जैसे माइंड में रीप्रोग्रामिंग करते हैं ना हम लोग, साइकिक सेल में हमको सिखाया ना बेसिक में कि रीप्रोग्रामिंग करना, तो ब्रेन में ना हमको डीफ्रेमिंग करना है। डीफ्रेमिंग का मतलब क्या कि हम उसको जो एंकरिंग करके बैठे कि ये आदमी कभी सुधर नहीं सकता, हम काफ़ी बार बोलते कि नहीं, तो हम बोलते 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 ना एक सॉलिड स्ट्रक्चर में आते। मतलब आधी रात को भी अगर आप इसको बोलो ना, यार ये थोड़ा परेशान कर रहा है, अरे मुझे पता है यार ये आदमी कभी सुधरेगा नहीं, मतलब आप आँख भी नहीं खोलते हो, है ना। हम बच्चों के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में ऐसे ही बोल देते हैं, एकदम ऐसे बोल देते हैं और वो ब्रेन में एंकरिंग हो जाता है। हम कॉन्शियसली गॉड को जाके प्रे करते, भगवान इसको सद्बुद्धि दो, लेकिन कोई डीप ऑफ द माइंड पूछेगा तो बोलेगा मुझे पता है सुधरने नहीं वाला। हम ही कॉन्ट्रडिक्टरी है हमारा,
हमको पता है नालायक है, गधा है, ये बेवकूफ़ है, कभी सुधरेगा नहीं, ये पागल है। मतलब वो जो बातें ना हमने एंकरिंग ब्रेन के सेल्स में की है ना, वही न्यूरोट्रांसमिशन से नीचे तक जाता है और हम वैसे ही एक्शन लेते और ऐसे ही तरंगे वेव्स उसमें छोड़ते और वो भी वैसे ही एक्शन लेता है। तो हम उसको साइलेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं और वो एक्शन कंटिन्यूसली वैसे ही ले रहा है। तो हम दोनों का एक लूप पैटर्न है, इज इट राइट? हमको वो पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। हम उसको वो फीड नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा। तो हम बच्चे को बोलते हैं ना, भाई तू वापस शैतानी कर रहा है, तू वापस शैतानी कर रहा है। फिर कोई आके बोलेगा रिलेटिव या कोई भी फैमिली मेम्बर, कैसा है आपका बच्चा? अरे नालायक है, ये ऐसा गधा है, ये देखो ऐसा तंग कर रहा है, ये ऐसा परेशान कर रहा है, इज राइट? तो ये चीज़ें जो एंकरिंग है ना आपके इसमें, वो आपको डीफ्रेमिंग करना पड़ेगा। और वो कैसा है कि मे बी आप हीलिंग से करो, साइकिक सर्जरी से करो, या ये थीटा लेवल का जो भी अभी आपने जो प्रोसीजर सीखा है उससे आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से अगर निकल गया तो क्लियर हो गया। काफ़ी बार हमारा लैपटॉप सपोज हैंग हो जाता है तो वो बोलता है आप अपना सब फाइल्स डिलीट कर दो। हम सब फाइल्स डिलीट करते तो भी वो हैंग होता है। फिर बोलता है नहीं, आप तो इसका OS ही है ना, एक बार डिलीट करके वापस डालना पड़ेगा। मतलब वो हार्डवेयर के अंदर का सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जो मेन है OS जिसको हम बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, इज इट राइट? तो ये ब्रेन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं 5 सेंसेशंस। 5 सेंसेशंस। तो उसमें जो मेन जो सेंसेशंस है दैट इज VAK, विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, जिसको हम 3 बोलते हैं। टेस्ट और स्मेल थोड़ा बाद में आता है, लेकिन पहले ये 3 VAK ज़्यादा आते हैं करके। तो हमने जिसकी छवि बनाई है, जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं, वो हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बंद आंखों से भी आप उसको वैसे ही देख रहे हो जैसे वो है ना। जैसे अभी आपका स्कूल का रीयूनियन होता है, कॉलेज का रीयूनियन होता है, तो वो पहली जो 20-25 साल पहली जो छवि थी, जो इमेज थी उस इंसान की, आप बोलते यार तू तो ऐसा हो गया। तो बोलते अभी भी तुझे याद है? बोलते हाँ, तूने ऐसी हरकत की थी, तूने ऐसे किया था, तूने ऐसा चौक मारा था, तूने पेंसिल मेरा तोड़ा था, तूने मेरे को गलत साबित किया था स्कूल में। मतलब वो लास्ट मेमोरी भी 20-25 साल की एंकरिंग की गई है। और जैसे वो मिलता है, कैसे ट्रिगर होता है, तो उस टाइम पे भी शरारत करता था, आज भी करता है क्या? इज इट राइट? तो ये चीज़ें ना निकलनी चाहिए, बिकॉज वो ऑक्यूपाई कर रहा है इतने साल से, राइट? तो एक विजुअलाइजेशन है, उसकी इमेजेस को हमको ठीक करना है। हम अपनी आईज बंद करते हुए जो भी सिंबल्स हमने सीखे वो डायरेक्ट विजुअलाइज करो कि ये सब आंखों में जा रही हैं, और वो आंखों में से, बिकॉज आईज इज अगेन वन सेंस ऑफ द ब्रेन, इज इट राइट? तो उस सेंस को हमको ठीक करना है। ऐसे करते करते हमें सारे सेंसेस पे काम करने। जैसे एक बच्चे को होता है ना, उसको टच समझ में आता है कि ये मम्मा का टच है, कि किसी आंटी का है, कि ब्रदर का है, सिस्टर का है, तो वो एंकरिंग लाइफ लॉन्ग हो जाता है करके, इज इट राइट? मदर को भी कैसा है, बच्चे की ना टोनैलिटी समझ में आती। कभी भी वो अब्रॉड जाएगा, फ़ोन पे बात करेंगे तो बोलेंगे आज तू बहुत साउंड लो कर रहा है, हम बोलते कि नहीं? कभी हम अपने पार्टनर्स के लिए ऐसे बोलते हैं, भी आज तुम्हारी आवाज़ बहुत ढीली लग रही, क्या बात है, इज इट राइट? तो वो ऑडिटरी एंकरिंग है उसकी, वो साउंड, राइट? तो हमें ना वो चीज़ें निकालनी है, बिकॉज वो चीज़ें ना सेंसेशंस में इतनी भर के पड़ी है कि वो बार बार रीट्रिगर होती है, और रीट्रिगर होने की वजह से हम ही परेशान होते हैं, हम ही इरिटेट होते हैं, हम ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा ही पाल्पिटेशंस होता है, हमारे ही ब्रेथ रेट मतलब बिगड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें निकालनी बहुत ज़रूरी है करके, बिकॉज अच्छी चीज़ें तो बात अलग है। जैसे अभी आप माँ का दर्शन करने के लिए गए और बहुत लाइन में खड़े रहने के बाद दर्शन हुआ, तो आपको एक फीलिंग आती है, हाँ अल्टीमेटली माँ का दर्शन हो गया। तो वो आइज़ ने वो सेंसेशंस को बहुत अच्छा फील करवाया। लेकिन ऐसा ही नेगेटिव सेंसेशंस भी हमारे अंदर एंकरिंग है कि यार वापस ये दिख गया, आज तो मेरा दिन खराब जाएगा, वापस इसकी शक्ल देख लिया, आज मेरा दिन खराब जाएगा, हम बोलते कि नहीं? तो बंद आंखों में भी दिखते हैं, एब्सेंस ऑफ द पर्सन भी दिखता है। हम बोलते पता नहीं यार सपने में वो क्यों आया, ऐसा है क्योंकि वो ब्रेन में है ना कहीं, तो भी तो वो निकालना तो पड़ेगा कि नहीं आपको, इज इट राइट? और हर चीज़ का ना वो एक फॉर्मुलेटेड होता है, एक मॉड्यूल क्रिएट होता है ब्रेन के अंदर कि ये ऐसा ही है, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ये इंसान ऐसा ही है, ये मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि हमने बिहेवियर पैटर्न को जज किया है, हमने किसी के कैरेक्टर को जज किया है, हमने किसी के नेचर को जज किया है, और ये जज वाला पार्ट एक सेंसेशन के फॉर्म में ब्रेन में कहीं एनकर्ड है। तो आपको नहीं लगता वो निकालना चाहिए? समझ में कि नहीं?
क्यों निकालना चाहिए? बिकॉज वो रीट्रिगर करता है। जैसे आदमी कैसा होता है, शाम होती है ना, जैसे थोड़ा थक जाता है या थोड़ा एक चाय चाहिए, मतलब ब्रेन डिमांड कर रहा है ना, राइट। या आदमी बोलेगा यार एक पैक मार लेता हूँ यार, बहुत स्ट्रेस हो गया, ज़्यादा ही हो गया, एक सिगरेट पी लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें किसको मतलब प्रोवाइड करती है? ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलेट करती है। फिर आप अलग अलग केमिकल से करो जिसका आपने एंकरिंग किया है। हर एक आदमी एक एडिक्शन को लेके नहीं चलता है। कोई आदमी किसके साथ चैट करके रिलीज करता है, कोई आदमी कोई चीज़ को करता है, इज इट राइट? उसका अलग अलग एंकरिंग पार्ट है कि वो उसका काउंटर पार्ट है। उसको लगता है ये मेरा इससे ठीक होता है, ये मेरा इससे ठीक होता है। एक्चुअली वो चीज़ें रियल नहीं होती है, वो इल्यूशनरी एंकरिंग की गई होती है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, नहीं सुबह अगर मैं चाय नहीं पिया तो मेरा पेट साफ़ नहीं होता है। अब कितने लोग ने बचपन में आज तक चाय नहीं पिया है, तो क्या उनका कभी पेट साफ़ ही नहीं हुआ? गांव में लोग बोलते बीड़ी तो पीना है, बीड़ी पियेंगे तो ही पेट साफ होएगा। इज इट राइट? मतलब मेरी दादी की फैमिली में तो सब लोग है ना वो टोबैको को मुंह पे रखते थे, ऐसा है करके। मतलब मेरी दादी, मेरी बुआ, ये वो। तो मैं सोचता ये क्या है, तो बोलते नहीं उनको तो गाँव में ये आदत सी डाल दी गई थी। तो ये जो सेंसेशंस वाली जो आदतें हैं जो एंकर्ड की गई है ना, उसको डी एंकरिंग करना पड़ेगा, उसको डी फ्रेमिंग करना पड़ेगा। और इसके लिए आप जब भी डीप लेवल पे मेडिटेशन करते हो, उस टाइम पे आपको उसको रिलीज़ करना है, या तो सोने से कुछ मिनट पहले या तो सुबह उठते हुए तुरंत वो चीज़ को याद करना है कि ये चीज़ें निकल गई। बिकॉज 2 से 3 मिनट तक आप उस थीटा लेवल पे रहते हो और उस थीटा लेवल पे उसको ब्रेन के सेंसेशंस को आप चेंज कर सकते हो। ऐसे दिन में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। इज इट राइट? तो सर रात को मेडिटेशन करते वक्त करना है वो, या सोने से पहले आप बोले कि? हाँ, मेडिटेशन करने के बाद, सोने के पहले, ये 2 टाइम का बीच में बस उस टाइम पे कोई भी वो चीज़ करो कि मैंने रिलीज़ कर दिया मैं, और उसको डीफ्रेमिंग करो, उसको विजुअलाइज करो कि अब ये मेरा क्लियर हो गया। वो नो वर्ड नहीं आना चाहिए कि ये अब मेरा सिगरेट का आदत नहीं रहा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरे को डायबिटीज़ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। अब ये मैं उसको रिलीज़ करता हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम इट। तो वो फ्री वर्ड आना चाहिए। एग्जैक्टली, आई एम रिलीजिंग दैट हैबिट फ्रॉम माई। इज इट राइट कि नहीं? मतलब वो कैसा, अभी सपोज ये आर्मी वाले हैं, उनको एंकरिंग किया गया है कि वो देश के लोग उस बॉर्डर के उधर तुम्हारे दुश्मन है ना। तो कोई भी दिख जाएगा तो उसको दुश्मन ही समझते, फिर उसको पकड़ के रख देते जेल में। वो बोलता है भाई मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, बोलते नहीं तुम दुश्मन ही है करके। अब यहाँ से जाएंगे तो पाकिस्तान वाले ऐसे बोलेंगे, वो उधर आएंगे तो हम उसको ऐसा बोलेंगे। वो एंकरिंग किया गया ना ऐसा। तो एंकरिंग क्या होता है ना, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। एनिमल को कैसे लगता है मेरे पे कोई अटैक कर रहा है, तो ये ह्यूमन का नेचर नहीं होना चाहिए, ये एनिमल का नेचर होता है ना। जैसे इधर छिपकली है, इधर मच्छर है, उसको एंकरिंग किया गया है कि भाई मुझे उस मच्छर को खाना ही है। वो कैसे भी यहाँ से वहाँ ट्रैवल करके उसको खाएगी, राइट। वो बिल्ली को है कि मेरे को चूहे को खाना है, उसका एंकरिंग किया गया है। इज राइट? अब आप सोचो अगर वो एनिमल इम्प्रिंट आपके अंदर है, इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, तो उसका जो दूसरा काउंटर पार्ट वाला एनिमल रहेगा उसको आप सर्च करोगे और अटैक करोगे, या वो आपको सर्च करेगा, आपको अटैक करेगा, और पता ही नहीं चलेगा ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है, ये मुझे क्यों अटैक कर रहा है, ये मेरे साथ पॉलिटिक्स क्यों खेल रहा है, ये बैक बिचिंग क्यों कर रहा है मेरे को। होता है कि नहीं? जैसे हम टॉम एंड जेरी का देखा ना, कार्टून फिल्म कैसे देखा, वो उनका एंकरिंग किया हुआ पार्ट है। इज इट राइट? तो ये चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे ब्रदर एंड सिस्टर में होता है, काफ़ी बार छोटे छोटे जब होते हैं तो वो हमेशा होता है नहीं ये भाई मेरे को ना परेशान कर रहा है, ये ना मेरे को मम्मी के सामने झूठा दिखाता है। इज इट राइट? तो ये चीज़ें अगर आप निकालोगे नहीं तो रिलेशनशिप के इश्यूज़ होंगे, मनी के आपके इश्यूज़ होंगे। तो जब मैं ये सीख रहा था टोनी रॉबिन्स से ना, तो वो कॉर्पोरेट लेवल की टेक्निक सिखाते थे कि जैसे है ना कॉइन को उछालना, और फिर वो आँख मतलब आँख बंद रहती है और कॉइन का जो आवाज़ होता था तो उससे पता चलना चाहिए कि ये कौन सा कॉइन नीचे गिरा, उसका साउंड के हिसाब से कि क्या था ये। जैसे वो $1 की बात करते, $1 का साउंड था या 1 सेंट का था, ऐसा है। तो हमने भी इंडिया में आके वो सब एक्सपेरिमेंट किया कि ₹1 का आवाज़ कैसा है, अठानी का आवाज़ कैसा है, चारानी चवन्नी का आवाज़ कैसा है, ऐसे हमने उसको सुनने की तो हमारे सेंसेशंस ना शार्प हो जाते हैं। तो जब आपके सेंसेशन शार्प होते हैं ना तो उसको आप मैनिफेस्टेशन जल्दी कर सकते हो। सर एक चीज जो लोग अभी जैसे वो करते हैं पट्टी हाँ, वो नोट को स्मेल कर, सेम वो एक जो ऐसे DMT जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना आपके सेंसेशंस को ओवर एक्टिव किया जाता है। तो उसमें तो ये भी पता चलता है कि कल क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है। इज इट राइट?
वो आँख बंद करके बोल रहे कि भाई सामने वाले ने कौन से कपड़े पहने, कौन से कलर के पहने। ये इतना ओवर स्टिमुलेशंस नहीं करना चाहिए ब्रेन के सेल्स को। मैंने देखा है लोग बच्चों का ये एक्टिविटी करते हैं, फिर बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मुझे पता है क्या क्वेश्चन आने वाला है, मैं तो वही पढ़ूंगा और वही जाके लिखूंगा। समझ में, ये सब शॉर्टकट चीज़ें जो है ना, ये सब नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको जितना आप नॉर्मल रखोगे उतना बेटर है। उसको हाइपर एक्टिवेट कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। आपका जो वीडियो आया था कि आप, हाँ, वही मैं पहले NLP करता था, वो मैं सब ऐसा टेक्निक करता था। लेकिन मैंने तो कैसे है ना 200 ग्लास बॉटल्स के ऊपर तोड़ के चला है, फिर मैंने फायर वॉक किया है, सब चीज़ें हमने किया है ऐसा, क्योंकि वो हमने अपने माइंड में एंकरिंग किया कुछ नहीं होता है। तो हमने वॉक भी कर लिया। हमको कितना भी मतलब अब लोहे का, स्टील का स्पून वगैरह देता है, हम आराम से ऐसे गोल 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 करके छोड़ देता है। बिकॉज माइंड ने एक बार मान लिया ये हो सकता है तो हो सकता है ना। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ एक्सेलेरेटर होता है, लिफ्ट होती है, तब जाके ऊपर सामान चढ़ता है। आप देखो ये जो बड़े बड़े ऐसे किले जो बने पहले के ज़माने में, कौन सी लिफ्ट थी, है कि नहीं? हाँ, मतलब एनिमल को भी लेके जाते थे ऊपर तक, हाथी वाथी को, ये सब पत्थर लेके, तो भी इंसान कितना एफर्ट्स डालता था बाद में। हाथी हर चीज़ को थोड़ी प्लेस करता था। साउथ में तो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर चट्टान है और महल बना। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें एंकरिंग है ना हमारे अंदर, राइट। हम लोग को है ना पॉजिटिव एंकरिंग करना है, ताकि फिर कैसा है कि हम उस डायरेक्शन में जाएं, हमारी एनर्जी फिर उस डायरेक्शन में काम करेगी। लेकिन अगर नेगेटिव एंकरिंग रहेगा तो भी एनर्जी उस डायरेक्शन में काम करेगी, और हमको पता ही नहीं कि एक्चुअली हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर ही वो गलत मेमोरी है, वो गलत ट्रॉमा है। हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, फिर हम बोलते हैं हमारे साथ रिपीट हो रहा है, रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। वो एब्यूज़ कर रहा है, वो चीट कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, वो बैक बिचिंग कर रहा है, वो टॉन्ट कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो गाली दे रहा है मेरे को। ये सब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जब तक है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको स्टिमुलेट करेगा, कोई ना कोई उस आपको वो एक्सपीरियंस देगा उसका। लेकिन जब यहाँ से उसको ज़ीरो कर दिया तो बात ख़त्म हो गया करके। सर, वो अपनी मेमोरी को रीबूट भी कर सकते हैं ना, वो करना ही है। बिकॉज 3 to 3.5% ही ब्रेन यूज़ करते हैं, तो हम उसको करना ही करना होता है। बिकॉज वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही मोनोटोनस हो जाएंगे, आपकी लाइफ स्लगिश हो जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगी। मतलब कुछ टाइम के बाद लगेगा अरे मैं कितने साल से यही कर रहा हूँ और तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो वो रिबूट करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। इज इट राइट? तो इसको ही डीफ्रेमिंग कहते हैं, रीफ्रेमिंग कहते हैं, कि पहले का डाटा निकालो फिर नया डाटा डालो, नया OS आना चाहिए। जैसे मैंने अपना मेडिकल का निकाल के काफ़ी हद तक मैंने वो स्पिरिचुअल डाटा डाला है ना, रीसेट किया, तब जाके मैं ऑरा रीड कर पा रहा हूँ, तब जाके मैं रिग्रेशन कर पाया या बहुत सारी चीज़ें सीख पाया। नहीं तो एज अ डॉक्टर का वो एक एंकरिंग ईगो पार्ट रहता है, वो तो कोई चीज़ को सीखने ही नहीं देता। हम तो ठीक है, हम लोगों को भी सीखने नहीं देते, हम लोगों को मना करते, क्या बेवकूफ़ टाइम पास कर रहे हो, एक्यूप्रेशर सीख रहे हो, ये सीख रहे हो, ये उससे कुछ नहीं होता है ना। इसलिए काफ़ी बार देखो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते, क्योंकि वो एंकरिंग किया रहता है, उन्होंने एक्सपीरियंस थोड़ी किया है। उसने एक्सपीरियंस करने के पहले एंकरिंग कर दिया कि नहीं हम नहीं मानते, ऐसी कोई पास्ट लाइफ थोड़ी होती है, ये सब साइकोलॉजिकल है, ये सब इल्यूजनरी है, ऐसा है। अब 4 का पास्ट लाइफ करोगे और सेम स्टोरी अगर आती है तो वो इल्यूजनरी कैसे हुआ? आप मेरे को पास्ट लाइफ में देखते हो या आपको देखते हैं, तो ये इल्यूजनरी कैसे हुआ? इज इट राइट? तो नहीं मानना, ये कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता एक बहुत बड़ा गिफ्ट है लोगों को लगता है। बट यू नीड टू टेक द एक्सपीरियंस, यू नीड टू टेक द नॉलेज, और उसके लिए पहले वो ब्रेन के सेल्स को खाली करना पड़ेगा, तब आप कुछ नया डाल पाओगे अंदर और फिर नया एक्सपीरियंस ले पाओगे करके। इसी राइट? मेमोरी वाइप आउट हो सकती है, बिल्कुल 100% हो सकती है, क्योंकि बुद्धा ने यही किया। देखो बुद्धा ने यही किया, तभी तो एनलाइटन हुए ना। उनके ब्रेन में एक भी मेमोरी नहीं थी। महावीर के ब्रेन में लास्ट में कुछ मेमोरीज रह गई थी, तो किसने खिला ठोक दिया? जीसस के अंदर मेमोरी रह गई थी तो क्रूसीफाइड कर दिया। तो मेमोरी कहीं पे भी रहती है ना तो अटैक होते हैं आपके ऊपर, क्योंकि फॉरगिवनेस कंप्लीट नहीं हुआ, इरेज नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ, तो वो कोई तो ट्रिगर करेगा कि नहीं उसको, फिर वो तो कोई फैक्टर ऐसा ही होगा, है ना। काफ़ी बार हम बोलते हैं ना, कभी भी मैं कुछ करता हूँ तो मुझे पता नहीं ये हाथ पे ही लगता है, ये पैर के ये घुटने पे ही चोट लगती है, इधर कभी चोट ही नहीं लगती है। हम काफ़ी बार ऐसे बोलते कि नहीं, मतलब वही पार्ट में क्यों लगता है, वही पार्ट में क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि वहाँ मेमोरी है, कहने का बात है। तो वो मेमोरी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। हम भले उसको साइकोसोमेटिक कहें कि ब्रेन के थ्रू साइकिक, मतलब बॉडी सोमेटिक हो,
न्यूरो ट्रांसमिशन के वजह से, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऊपर से ही निकालनी पड़ेगी, वो सेंसेशंस के थ्रू ही निकालनी पड़ेगी, ऐसा होता है करके। अब काफ़ी बार हम कोई बोलते हैं ना, अरे ये मेरे को इसकी एलर्जी है, फूड की एलर्जी है, स्मेल की एलर्जी है, तो ये भी एक एंकरिंग ही पार्ट है कि नहीं। दूसरे को तो तकलीफ़ नहीं होती है, दूसरे तो आराम से खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं, लेकिन बोलते हैं अरे यार ये खाया तो मेरे को ये होगा, ये खाया तो मुझे ये हो गया। एक बार हुआ होगा ऐसा नहीं, लेकिन उसको एंकरिंग हो जाता है। फिर बोलते हैं देखो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, मैंने ये रोटी खाई तो मेरे को सूजन हो गया, मेरे को स्वेलिंग आ गई। इज राइट। और अब्रॉड वाले लोगों में ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आदमी सेंसिटिव हो जाता है ना, उतना उसको रिएक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। गांव के लोगों को तो ऐसा नहीं ना, कुछ भी खाते पीते हैं, मतलब कहीं पे भी नल पे मुंह लगा के पानी पी लेते करके। इज इट राइट। लेकिन ये बाहर के लोग आते बोलते हैं ये बिस्लरी मेरे को डुप्लीकेट लग रहा है, ये ओरिजिनल है, इसलिए मेरे को इन्फेक्शन हो गया। इज राइट। मतलब हम ये इधर पुचका पुचका कुछ भी खा लेते हैं, किधर भी रास्ते पे खा लेते हैं, कुछ नहीं होता हमको। नहीं, हाँ, ऐसा होता है। हाँ, मुझे भी खाने से एक लगता है कि लूज मोशन होता है। अंदर में वही बोलता है, ये एंकरिंग है ना हमारी। इज इट राइट। ये साइकिक सर्जरी के थ्रू ये निकल सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि साइकिक सर्जरी के साथ ये अगर ब्रेन का कॉन्सेप्ट को मिला के करेंगे ना, तो ये ज़्यादा बेटर है करके। क्योंकि साइकिक सर्जरी का जो सिंबल है ना, वो डायरेक्ट आपको थीटा लेवल पे लेके जा रहा है। तो कभी आप मेडिटेशन में नहीं भी पहुँच पाए उस थीटा लेवल पे, तो सिंबल डाल के भी तो जा सकते हैं ना। हर एक आदमी तुरीय अवस्था में थोड़ी जा सकता है। इज राइट। या ऐसा हर बार कुछ आप ऐसे केव्स की जगह या हिमालय की जगह थोड़ी मिलने वाली है कि जहाँ पे एकदम सुन्न एरिया, शांत एरिया है और आप ट्रांस में चले गए। आप तो अभी ऐसे शोर वाली एरिया में रहते हो, है ना, इतना वाइब्रेशन है, इतनी तरंगे चलती रहती है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब चीज़ें चलती है। तो ऐसे में आप थीटा लेवल पे जा भी नहीं सकते। लेकिन अगर वो सिंबल का इस्तेमाल करोगे तो वो चले जाओगे, फिर उसको आप डीफ्रेमिंग करोगे और फिर उसको विजुअलाइज करोगे कि हाँ अब मुझे ये फूड से कुछ नहीं होता, अब मुझे स्मेल से मैं कंफर्टेबल हूँ। ऐसा विजुअलाइज करना है, फील करना है आपको। तो आपको तीनों चीज़, माइंड बॉडी हार्ट, माइंड बॉडी हार्ट, इज राइट। तो उसमें जो ब्रेन का पार्ट है वो उसको पकड़ लेगा जब आप उसको फील कर रहे हो, जब आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, मतलब बंद आंखों से भी विजुअलाइज कर रहे हो, तो ब्रेन उसको एंकरिंग कर लेगा कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। क्योंकि बंद आंखों से किया मतलब सारी जो अंदर की विजन्स है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है ना। तो हम लोग को जब NLP सीख रहे थे ना, तो हमको आँख बंद करके बोला देखो तुम्हारे हाथ में एक नींबू है, ये चाकू है, तुमने इस नींबू को काट दिया, अब तुमने उसको निचोड़ दिया, अब तुम्हारा टंग ओपन करो, मुंह खोलो, टंग के ऊपर उसको निचोड़ो, देखो कैसा टेस्ट आता है। तो एक्चुअली वैसा आता था। तो ये सब चीज़ें NLP की टेक्निक है ना। कुछ कॉइन वाली ऑडिटरी वाली है, कुछ टेस्ट वाली है, कुछ स्मेल वाली है, कुछ ये है। लेकिन हमको ना ये सब छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं है, हमको वो डायरेक्ट उसको रिफ्रेमिंग करना है करके। क्योंकि वो टेक्निक कैसा है ना, फिर उसकी भी हमको एक एडिक्शन हो जाएगी कि बस ये करने से ही होगा। ये प्रोसीजर पे नहीं अटकना है, हमको एंड रिजल्ट से मतलब है करके। इज इट ट्रू। तो हम ज़्यादा आपको उस चीज़ में उलझाने की कोशिश नहीं कर रहे, बस आपको अंदर से फील होना चाहिए, अंदर से वो सेंसेशंस उसको ग्रैब करने चाहिए। ये हो गया तो बात ख़त्म हो गई। जब माइंड डिप्रेस्ड होता है ना, तो डिप्रेस्ड होते 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 ब्रेन में डिप्रेशन जाता है। तो ब्रेन में डिप्रेशन गया ना, तो बॉडी खुद को मरा हुआ देखता है, और उसमें फिर वो अगर सुसाइड करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन ने उसको कमांड दे दिया, तू तो मर ही गया है, तेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, तेरा जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये ले लिया है उसने। तो वो बंद आंखों से भी खुद को फांसी पे देखेगा, वो बंद आंखों से भी खुद को मरा हुआ देखेगा, तो फिर उसको सुसाइड करने में टाइम कितना लगेगा। हमको लगता है कि अरे यार इसको डर नहीं लगा रहेगा, लेकिन वो बंदा पहले से अंदर से मरा पड़ा है, उसको डर कहाँ से लगेगा। उसने तो एंकरिंग कर लिया ना पहले से, उसने विजुअलाइज कर लिया मैं मर गया हूँ, क्योंकि वो रोज ऐसे फीड कर रहा था खुद को, एक एक ऑर्गन को मार रहा था। वो कुछ गिल्ट उसको मार रहा है, कुछ उसको रिग्रेट कर रहा है, कोई ये। तो धीरे 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 उसने अपने अंदर के शरीर को ख़त्म कर दिया। फिर उसको बाहर से करने में प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं जब भी अब्रॉड जाता हूँ, मुझे आधे से ज़्यादा केस तो वो सुसाइडल वाले ही मिलते हैं। मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे ने गन शॉट कर दिया
ऐसा किया वैसा सुसाइड किया, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी इतनी हाई है, इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेन है, उसको एंकरिंग करने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को क्रेडिट मिलता है। यहाँ तो क्या है, हम लोग इमोशनल है, बेटा कमाता नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम बोलते कोई बात नहीं यार, तू कभी तो कमाएगा करके बिठा देते हम। बाहर का देश में ऐसा नहीं है ना, वो बोलते नहीं कमा रहे, देख तेरे तो लाइफ ही ख़त्म, तेरी तो लाइफ ही ख़त्म। हम ऐसी एंकरिंग करते, तू तो कहीं का भी नहीं रहा, तू तो किसी काम का नहीं है। तो गवर्नमेंट का प्रेशर, घर का प्रेशर, फ्रेंड सर्कल का प्रेशर, प्रोफेशनल प्रेशर, इसके वजह से वो एंकरिंग इतना हो जाता है कि उसको मरने में टाइम नहीं लगता। तो आप देखो, ऐसे लोग को ब्रेन हेमरेज होता है, ऐसे लोग को पैरालिटिक अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक आते हैं। क्यों होता है? क्योंकि अंदर का प्रेशर इतना बढ़ गया। सर वो तो लिख के भी जाते हैं कभी कभी, तो जो इसके लिए मैं ये किया। हाँ, क्योंकि वो कैसा है ना कि हम लोग जो लिखते भी हैं ना, तो लिखना भी कहाँ, ब्रेन के अंदर से ही तो आता है कि नहीं, है ना। ये वायरिंग जो अंदर है ना, ये वायरिंग से ही तो हम लिखते हैं ऐसा ऐसा करके। तो ये चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये परमानेंट एंकरिंग हो गया आपका। क्योंकि आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर, उस न्यूरॉन्स के अंदर की जो मेमोरीज है, उसमें से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, वो सेंसेशन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा करके। तो वो निकाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैं अभी बचपन से मैं खुद को अगर नोटिस करता हूँ, तो मुझे ना ठंडे पानी से बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं हमेशा 365 डेज़ गर्म पानी से ही नहाने वाला इंसान था। लेकिन अभी मैं केदारनाथ पे जाता हूँ, कश्मीर जाता हूँ, मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको डी एंकरिंग किया है। इसी राइट, मैं तीखा बिल्कुल नहीं खा सकता हूँ, मतलब थोड़ा भी स्पाइसी आया तो मैं अवॉइड करता था बचपन से। अब मुझे कुछ भी तो मैं खा लेता हूँ करके। अब मैंने हर चीज़ को ना, हर सेंसेशंस को मैंने रिवर्स कर दिया। बिकॉज आप क्या करोगे, आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ी हर बार बोलोगे कि स्पाइसी मत बनाओ। मैं हैदराबाद में जाता हूँ, वहाँ इतना स्पाइसी बनता है, आपके यहाँ पे इतना स्पाइसी बनता है, भोपाल में इतना स्पाइसी बनता है। अब इवेंट्स तो मुझे करने होते हैं, इज इट राइट। अब हर बार तो मैं भले कितना भी डाइट जानता हूँ, हर बार तो वो डाइट नहीं कर सकता। कौन मेरे लिए सलाद बना के देगा, कौन जूस बना के देगा, कौन सूप बना के देगा, इस राइट। खाना तो यही सब कुछ है। तो अगर मैं इतना स्वीट भी खा लेता हूँ या कुछ खा भी लेता हूँ, मैं एंकरिंग कर लेता हूँ कि इट इज़ डाइजेस्टेबल, आई हैव डाइजेस्टेड एवरीथिंग, है कि नहीं। तो एफर्टलेसली, ये मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, आई हैव डाइजेस्टेड एफर्टलेसली। तो वो फिर एंकरिंग हो जाता है, वो एक वर्ड के साथ। तो वो एंकरिंग जब ऐसा होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये समझो दोनों हाथ है, उसको मैं स्टमक पे रखा, मणिपुर चक्र पे रखा, और मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ, आई डाइजेस्ट एवरीथिंग एफर्टलेसली। तो क्या होता है, मेरे पेनक्रियाज में भी वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेरे मणिपुर चक्र में भी हो रहा है, मेरे इंटेस्टाइन में भी हो रहा है, मेरा गैस्ट्रिक जूस भी एंकर्ड हो रहा है, और मेरा ब्रेन भी उस हिसाब से सिग्नल दे रहा है कि हाँ तेरे को डाइजेस्ट हो गया। तो लोग मुझे बोलते, सर आप इतना बाहर का खाते हो, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। मैंने कहा 15 साल से मेरा 63 वेट है। तो वो मैंने एंकरिंग करके रखा है। मैं इतने जगह सोता हूँ, मतलब लोग मुझे पूछते तुमको हर जगह नींद कैसे आ जाती है। हमको तो हमारे घर का एक रूम से दूसरा कमरे में डाला तो भी नींद नहीं आती है, तुम तो इतना जगह घूमता। मैंने वो एंकरिंग कर दिया, आई स्लीप पीसफुली एवरीवेयर एंड एनीवेयर। तो वो एंकरिंग कर दिया है। तो सोने के पहले मैं बोल देता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। फिर मुझे कम सोने को मिलता है 3 घंटे, तो मैं बोलता है इतने स्लीप में भी आई हैव टेकन द 8 आवर्स ऑफ माई स्लीप। तो वो मैंने एंकरिंग कर दिया। तो टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं, टेस्ट को चेंज कर सकते हैं, डाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर बॉडी की एक्टिविटी ना न्यूरॉन से ही चलती है, ब्रेन के कमांड से ही चलती है। लेकिन ब्रेन के कमांड को ही अगर आपने चेंज कर दिया तो आपकी बॉडी तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करने वाली है। बॉडी खुद थोड़ी चल रही है, आपकी लीवर थोड़ी खुद चल रहा है, किडनी थोड़ी खुद के हिसाब से चल रही है। उसको कहीं से कोई मैसेज आता है कि भाई इसने कुछ खाया है, तो उसके बाद उसको गैस्ट्रिक जूस को निकालता है। अब आपने खाया और उस टाइम पे आप कुछ सोच रहे हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो वो कमांड नहीं जा रहा है, वो सिग्नल नहीं जा रहा है गॉल ब्लैडर को कि भाई गैस्ट्रिक जूस को डिओडिनम में डालना है, वो डालता नहीं है। फिर हमको इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होता है, गैस हो जाता है। हम बोलते क्यों हुआ? क्योंकि जब हम खाया तो 52% हमारा चूविंग में सलाइवा आता है, उसमें डाइजेशन होता है। हम जल्दी जल्दी में उसको नीचे उतार दिया तो ये आधा खाना नीचे गया, आधा पचा हुआ नीचे गया, और उसके बाद इधर भी गैस्ट्रिक जूस नहीं आया, तो ये खाना भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो आप सोचो ना, हर दिन ना ऐसा ही होता है, खाना भी ठीक नहीं डाइजेस्ट होता है, सोना भी जाते तो नींद नहीं आती, कब से सोए, करवट बदल रहे लेकिन नींद नहीं आ रही है, क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा है, ब्रेन रिलैक्स नहीं हो रहा है, और ब्रेन रिलैक्स नहीं हुआ तो बॉडी रिलैक्स नहीं हुई, तो हम ऐसा पलटते रहते हैं करके। आपने देखा कि नहीं?
रेस्टलेस हो जाते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस किया है। बट दैट्स द फैक्ट। लेकिन हमने ना कभी इसको ना एक्नॉलेज नहीं किया कि ये हमारा एक्चुअली अपना प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि वो कोई साउंड के वजह से, नहीं उधर ये लाइट चालू है इसके वजह से मेरे को नींद नहीं आ रही, कोई कहीं आवाज़ कर रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही है। ये सेंसिटिविटी आपकी एक्सटर्नल बढ़ गई है। आने को तो कहीं पे भी सोना चाहिए। गरीब आदमी देखो, लेबर वर्कर किधर रास्ते पे सोता है, वो पत्थर के ऊपर भी पत्थर के ऊपर सोता है। वो साधु संत एकदम वो -11 डिग्री में भी एकदम केदारनाथ में ऐसे बैठे बैठे ध्यान करते सो जाते करके, इसे राइट है ना। तो फिर लेकिन वो लोग क्या है ना, कुछ ऐसे केजरी मुद्रा ये सब ऐसे वो क्रिया योग ये सब करते हैं, तो जिसके वजह से वो भी अपना रिफ्रेमिंग करते हैं अपने ब्रेन को। तो वो सब प्रोसीजर इसलिए करते कि वो नाड़ी शिफ्ट करना, सूर्य है ना, चंद्र से सूर्य नाड़ी पे खुद को लेके आते, तो वो भी एक्चुअली प्रोसेस तो वही है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको अपने अंदर के माइंड को फीड करना है, और माइंड को कंटिन्यूसली फीड किया तो ब्रेन में जाएगा। ऐसा नहीं 2 साइकिक सर्जरी किया तो माइंड तक ही हुआ। देखो पहले साइकिक सर्जरी करते हैं ना तो एनर्जी शिफ्ट होती है, फिर कंटिन्यूस करोगे तो माइंड शिफ्ट होएगा, फिर कंटिन्यूस करोगे तब ब्रेन शिफ्ट होगा, फिर कंटिन्यूस करोगे तो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी साइकिक सर्जरी हम कर नहीं रहे। हम कुछ साइकिक सर्जरी किया फिर छोड़ दिया, तो वो या तो एनर्जी शिफ्ट हो गई, माइंड नहीं हुआ, माइंड हुआ तो ब्रेन नहीं हुआ, ब्रेन हुआ तो बॉडी नहीं हुई। तो आदमी बोलते मेरा ट्यूमर अभी भी कम नहीं हुआ, मेरा डायलिसिस का भी ठीक नहीं हुआ, मेरा क्रिएटिनिन कम नहीं हुआ। क्योंकि वो एनर्जी से लेके बॉडी तक आने के लिए ना एक सफ़र है, एक टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है। जैसे हम कैसा वो किला लेके हथौड़ा मारते ना, कंटिन्यूसली मारते 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 फिर वो खड्डा होता है करके तब किला अंदर जाता है करके, नहीं तो आप देखोगे वो वापस हाथ में आ जाता है। तो हमारा भी ऐसा ही हो रहा है, हम कंटिन्यूसली कर नहीं पा रहे। एवरेज कितना टाइम लगता है क्या ये प्रोसेस मैं यही कह रहा हूँ कि शुरू में सपोज हमने ट्वाइस अ वीक साइकिक सर्जरी किया, फिर थ्राइस अ वीक आपने किया, फिर धीरे धीरे आपने डेली साइकिक सर्जरी किया। ये जो टाइम ड्यूरेशन या ये फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते हैं साइकिक सर्जरी का, उसके बाद में जल्दी आपका अंदर का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तब तक आपको नहीं मिलेगा। इज इट राइट? तो उससे क्या होगा ना, वो धीरे धीरे एक ब्रेन का सेल वो सिग्नल लेगा, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है। अब तक उल्टा था, अब उसको हम डीफ्रेमिंग कर रहे हैं, फिर उसको रीफ्रेमिंग कर रहे हैं। तो जब फ्रेम कर रहे हैं तो उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे एक बच्चे को ना चोट लगती है और वो रोता है, हम बोलते हैं अरे देख देख कौवा गया, कौवा गया, तो उसको वो डाइवर्ट करते हैं, तो उसका वो पेन यहाँ से चले जाता है और वो वहाँ देखता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जैसे वहाँ से हट के वापस उसको दर्द याद आएगा, फिर रोना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी भी वो ब्रेन का सेल्स में सिग्नल जा रहा है कि तुमको पेन है, तुमको चोट लगा है, तुमको खून दिख रहा है। इज इट राइट? तो ये लोग जब आर्मी का ट्रेनिंग देता है ना, तो वो लोग बॉडी कॉन्शियस से उनको बाहर निकाल देता है, मतलब इंजरी से बाहर निकाल देता है, एक्स्ट्रा पेन देते हैं, इतना देते हैं ना कि फिर उनको कुछ लगता ही नहीं। तो उनका कैसा है ना, रीजनरेशन जल्दी हो जाता है सेल्स का, तुरंत उनका घाव अच्छा हो जाता है। क्योंकि वो एनिमल की क्वालिटी, एनिमल कैसे ना जंगल में रेंगते रहता है, खुद को रगड़ते रहता है, छिलते रहता है खुद को। इज इट राइट? तो वो अगर आप ऐसा करते हो तो बॉडी कॉन्शियस से आप चेंज हो जाते हो, है ना, तो वो फिटनेस क्रिएट होता है। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यूसली अपने रिलेशनशिप के लिए करोगे, अपने फाइनेंस के लिए करोगे, या अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए एंकरिंग करोगे कि मैं रोज़ सुबह इतने बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करता हूँ, योगा करता हूँ, ये सब करोगे, तो डेफिनेटली ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ना अंदर का अलार्म बजेगा, बाहर के अलार्म के लिए आप वेट नहीं करोगे, है ना। जैसे अभी आपको कहीं पिकनिक पे जाना है, किधर हॉलीडे पे जाना है, तो बाहर के अलार्म से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 6 बजे का रखा, 5 बजे उठ जाते हो, क्योंकि वो एक्साइटमेंट होता है, मुझे जाना है, मुझे घूमना है, मुझे फिरना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। इज इट राइट? तो वो ब्रेन के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि या मैंने किया, मेरा वेट कम हो गया, मैं फिट हो गया, मेरा हार्मोनल बैलेंस्ड हो गए, हाँ मेरा शुगर ये हो गया, मेरे रिलेशन बहुत ज़बरदस्त हो गए, मेरा मनी फ्लो कितना ईजी हो गया, मैं कितना जल्दी अबेंडेंस में आ गया। ये कंटिन्यूसली ना माइंड ब्रेन फीलिंग, ये कंटिन्यूसली उसका एक फिनोमिना होता है। उसमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है ना तो गए काम से। तो माइंड का जो काम है वो माइंड ही कर सकता है, ब्रेन का जो सेंसेशन का काम है वो वही कर सकता है, और हार्ट का जो फीलिंग का काम है वो वही कर सकता है। अब कोई बोलते ना आदमी फीलिंग के साथ नहीं करता है, तो वो बहुत लॉजिकली करता है, तो उसको रिजल्ट लेट मिलेगा, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है,
उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लेकिन कोई आदमी दिल से कुछ करेगा तो वो कितना अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, कितना जल्दी मैनिफेस्ट करेगा। इज इट राइट? तो इसलिए हमने कुछ हीलिंग आपको सिखाई जिससे आपका हार्ट चक्र खुले, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो। हमने कुछ चीज़ें सिखाई जो माइंड के रिलेटेड है, कुछ चीज़ें हमने सिखाई कि आप डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो मनी अबेंडेंस के सिंबल के साथ। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ब्रेन की हेल्प लेके ही करनी पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी एक वाइटल ऑर्गन है। ब्रेन को ऐसा निग्लेक्ट नहीं कर सकते, मेरे को तो दिखता नहीं, हाँ मुझे दिमाग पता है। इज इट राइट? लेकिन दिमाग पता है, लेकिन उस दिमाग का, उस ब्रेन का क्या आप फिनोमिना या फंक्शनिंग पर्सन जानते हो? नहीं जानते हो, और उसको आप निग्लेक्ट करके बैठे हो, तो कैसे चलने वाला है ना? तो हर चीज़ को ना हम एंकरिंग कर सकते। तो उस टाइम पे जब हम NLP सीख रहे थे तो उन्होंने बोला आप बॉडी के कोई भी पार्ट को टच करके ना कोई एक एफर्मेशन बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये घुटने के इधर ये हाथ रखा ऐसे, और मैंने एक सोच डाल दी, 3 बार सोच डाल दी कि मैं रोज़ सुबह ना ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, मैं रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, मैं रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे मैं 3 बार डाल दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना अगर मेरी थोड़ी भी आँख खुली और मैंने ऐसे हाथ रखा तो वो मेरे लिए अलार्म बज गया। इज इट राइट? जैसे हम किसको ऐसा नमस्ते करते हैं, ये भी एंकरिंग है ना, तो सामने वाले को एक रिस्पेक्ट लगता है कि नहीं? इज इट राइट? हम किसको स्माइल करते हैं तो सामने वाले को रिस्पेक्ट लगता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये एंकर्ड चीज़ें हैं करके, उसमें बोलना कुछ नहीं होता है। इट्स अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब ये ब्रेन की एक लैंग्वेज है, और ब्रेन की लैंग्वेज में शब्द नहीं होते, ब्रेन की लैंग्वेज में सेंसेशंस होते हैं। उस सेंसेशंस को आपको एंकरिंग करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में कि नहीं? हम किसी को 10 बार बोलते ना, यार तेरे को तो है ना एक कान के नीचे बजाऊंगा, तेरे को तो मारना चाहिए, और सही में एक दिन हम मारते हो, क्योंकि बार बार वो बोला ना। इज इट राइट? तेरा तो मुझे ना मर्डर ही करना है, तेरा तो मुझे तुझे तो ख़त्म ही करना है। तो सही में ऐसा होता है। मतलब हम कभी मच्छर से ऐसी बातें करते, कभी इंसान से ऐसे बात करते हैं, तो धीरे धीरे वो ब्रेन है ना बॉडी को तैयार कर रहा है, तुझे इसको मारना है, तुझे इसको मारना है, तुझे इसको मारना है। आप सोचो ना, ये जितने भी क्रिमिनल्स जो जेल में जाते हैं वो क्यों बाहर आके भी वापस क्राइम करते हैं? क्योंकि एंकर्ड है ना उनके अंदर, और उधर उनको फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, सज़ा मिलती है, और क्राइम माइंड ने किया, ब्रेन ने किया, पनिशमेंट बॉडी को मिल रही है। तो वो आदमी क्या सोचता है, यार मैं अकेला थोड़ी गुनाह कर रहा हूँ, और इतना बड़ा क्या पाप कर दिया कि मेरे को 7 साल के लिए अंदर रखा। क्योंकि उसके अंदर वो पाप पुण्य का फिलॉसफी गलत है, उसको वो लगता ही नहीं कि मैंने गलत किया। इज इट राइट? तो हम लोग भी है ना डे टू डे लाइफ में ना जो कुछ गलतियाँ करते हैं ना, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि एंकरिंग किया गया है कि हाँ ये तो नॉर्मल है। इज राइट? ये अगर मैंने ये चीज़ चुरा ली, हाँ ठीक है ना, इसमें क्या है, वो ऐसा ही पड़ा हुआ था, कोई यूज़ नहीं कर रहा था, मैंने ले लिया, तो कौन सा बड़ा बात है? ये एंकर्ड है कि नहीं हमारे माइंड में? इज इट राइट? मतलब हम किधर मार्केट में जाते हैं, हम टमाटर लेंगे, उसको बोलेंगे धनिया फ्री में दे दे, ये एंकर्ड है। धनिया लेंगे तो बोले कड़ी पत्ता फ्री में दे दे, ये एंकर्ड है। इज इट राइट? अब आप रेस्टोरेंट में, होटल में थोड़ी जाके बोलोगे कि यार तुमने इडली दिया, डोसा फ्री में दो, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप। सो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप निकालोगे नहीं ना, तो बड़ी चीज़ें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने उसको फ्रेम करके रखा है अपने बारे में, लोगों के बारे में, और सही में वो ऐसा चलता है। तो जो गरीब लोग होते हैं ना, उनका एंकरिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है। वो सोचते हैं मैं कभी पैसे कमा नहीं सकता, मैं तो गरीब फैमिली से हूँ, मैं तो बस रास्ते के लिए पैदा हुआ हूँ, रास्ते पे ही मरूंगा, मतलब मैं तो म्यूनसिपालिटी स्कूल के लिए बना हूँ, मैं तो म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल के लिए, मतलब वो ऐसी ही बातें करेगा। वो उसको आप कुछ कितना भी अच्छा बोलोगे ना, वो नहीं लेगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एंकर्ड वैसा है। इज इट राइट? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक्चुअली वी आर ऑल्सो विक्टिमाइज्ड अवर सेल्फ। हमने अपने आप को ऐसे फील करवाया है, ऐसे हमने सेंसेशंस को लॉक करके रखा है कि ये तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना है, तुम कितना भी करो तुम्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं देगा। तो ये एंकर्ड है कि नहीं? तो हम करने के टाइम पे बोलते मेरे को पता है मैं भले कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड मुझे ही गाली मिलने वाली है। हम ऐसा बोलते कि नहीं? तो ये भी एंकर्ड है कि नहीं? राइट? तो ये मतलब हम बोलते कोई भी नेता है, सारे चोरी रहते, सारे महंगाई बढ़ाने वाले, सारे वो रास्ते तो ऐसे ही रहेंगे। मतलब एक खड्डा देखा ये मंत्री ने खड्डा नहीं भरा, अब वो मंत्री उधर बैठा है, उसको क्या पता इधर एक खड्डा है, लेकिन हमारे माइंड में एंकर्ड है कि साले को वोट दिया उसने, देखो रोड ऐसे ही रखा, उसको तो पता भी नहीं कौन सा खड्डा पड़ा इधर। सब नॉर्मली हम जो लाइफ जीते हैं, हाँ। हम ये स्पिरिचुअलिटी के
हाँ आए हैं अभी। हाँ बट जब हम ये कर रहे हैं ना तो हाँ। हमें दिखता है कि जैसे हमारी नेक्स्ट लाइक फैमिली भी नॉर्मल है, वो ये सब नहीं कर रही, Yes, मतलब yes. meditation Right. या कुछ नहीं कर रही है। हाँ तो फिर ना कभी कभी ऐसे मन में आता है कि लाइफ तो अच्छी चल रही है तो हम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, जैसे बोलते हैं कि आपको पहले तोड़ेंगे फिर होगा, तो वो एक ऐसा डर भी आ जाता है कभी कभी कि क्या होगा। तो जैसे मेरा फर्स्ट बेसिक हुआ था, उसके बाद मुझे डेंगू हुआ। हाँ, 15 डेज हाँ। तक मुझे, तो मेरी मतलब जो मैं मुलुंड में विद्या के पास हाँ। जाती, तो उन्होंने बोला कि ये होता है। हाँ तो फिर नेक्स्ट ऐसे कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, तो ऐसे दिमाग में आता है कि हम कुछ हटके कर रहे हैं, हाँ मतलब जो क्राउड कर रहा है वो नहीं कर हाँ। रहे, कुछ हटके कर रहे हैं, बट क्या ये सही है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट विच इज नॉर्मल। और इट्स अ वेरी नॉर्मल। मैं आपको बोलूँ ना कि अभी तो ठीक है, अभी आजकल के ज़माने में लोग कुछ लेवल तक एजुकेशन लेते ही हैं। एक टाइम ऐसा था ना कि कुछ लोग एजुकेशन लेते थे और कुछ बिल्कुल ही नहीं लेते थे। कुछ लोग पढ़ाई करते ही नहीं थे बिल्कुल, मतलब स्कूल में ही नहीं जाते थे। तो जो नहीं जाते थे ना, उनको क्या लगा क्या पागल है, इतना रोज़ स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मैं तो देख रोज़ इधर इधर धमाल मस्ती कर रहा हूँ, अपनी मस्त आइए जी रहा हूँ। इज इट राइट? तो उनके लिए ना वो खुद को नॉर्मल समझते और उनको एबनॉर्मल समझते जो स्कूल जा रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो एग्ज़ाम दे रहा है, जो इतने एफर्ट्स डाल रहा है। इज इट राइट? लेकिन एट द एंड ऑफ द फ्यूचर में उनको समझ में आता है यार पढ़ाई नहीं किया ना, इसलिए आज भी हमें 60 ईयर्स में भी यही काम करना पड़ रहा है जो हमने 6 साल 10 साल से काम शुरू किया करके। और ये इंसान ने पढ़ा लिखा तो देखो 20 साल के बाद अब ये मतलब मेहनत नहीं कर रहा, उसको कमाई हो रही है करके। तो आज उनको नहीं समझेगा जो ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उनको हम बेवकूफ़ लगेंगे और हमको भी लगेगा वो नॉर्मल है, हम ही एबनॉर्मल है। वो तो कुछ कर ही नहीं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि वो अपने कार्मिक को दबा के रखा है, सप्रेस करके रखा है, हर चीज़ वैसे ही रख दिया है, उसका वो अभ्यास ही नहीं कर रहे, उसका सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उनका क्लियरेंस नहीं हो रहा है, उनका डिटॉक्स नहीं हो रहा है, उनका डिक्लटरिंग नहीं हो रहा है। तो हमें कभी कभी लगता है कि भाई हम ही तो गलत नहीं है। तो जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको लगता है यार मैं ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं ही स्कूल जा रहा हूँ, मेरा तो वो फ्रेंड है वो तो स्कूल भी नहीं जाता है और कितना मस्त इंजॉय करता है, रोज़ इधर कभी क्रिकेट खेलने जाता है, कभी ये खेलने जाता है, कभी वो खेलने जाता है। बट आप सोचो ना, एंड ऑफ द लाइफ या सोल लेवल पे हु इज़ बेटर? आपका विजन उस लेवल पे चाहिए, है ना। मैं कोई भी ऐसे मंदिर होते हैं ना, ऐसे मंदिर के बाहर मैं लोगों को पूछता हूँ यार आप कितने लकी हो यार, हम तो इतने दूर से आए, आप तो रोज़ दर्शन करें। तो बोलता है क्या बात करें, हम तो 2 साल हुए अंदर ही नहीं गए, हम तो सिर्फ बाहर फूल बेच रहे हैं। क्योंकि उसका एंकरिंग ये बेवकूफ़ लोग, ये यात्री लोग आते हैं बाहर से, क्या दर्शन इतना खर्चा करने का। तो उसका एंकरिंग ऐसा है। मैं शिरडी में भी पूछता हूँ लोगों को, यहाँ पे भी पूछता हूँ, उधर गोल्डन टेम्पल जाता हूँ वहाँ पे भी लोगों को पूछता हूँ। तो लोग आप जैसे बेवकूफ़ लोग हैं, यात्री लोग हैं, आते सब फालतू में खर्चा करते हो इतना दर्शन के लिए, भगवान तो अंदर है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। घर वाले भी बोलते हैं, दुकान वाले भी बोलते हैं, फिर मैं बोलता हूँ फिर बेचने क्यों बैठे आप लोग? राइट? को आपका पॉडकास्ट दिखाया था। हाँ। मैं चाहता था कि जिस उलझन से वो गुजर हाँ डायरेक्शन मिले, कुछ मिले। राइट। मुझे जो लगा कि एक बैकअप है, हाँ। कहीं फॉल बैक ऑप्शन है, कुछ र- आया तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। राइट। मैं सिर्फ उनको भी उस जोन में लाना चाहता हाँ हूं। तो उनके क्वेश्चंस आते आते एक जगह पे वो मैंने उनको ये बोला हाँ। कि आपको जानना है कि आपका सोल पर्पस क्या है, या आपने क्यों लिया। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि क्या करूंगा जान के। हाँ तो वहां पे मैं डेड एंड आ गया मेरे। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मैंने उनको बोला ठीक है, हाँ। मतलब अब मैं दूर से हील करूंगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नहीं सेम मेरे फैमिली में भी ऐसा होता है, बिकॉज हमारे फैमिली में ऐसा एंकरिंग किया गया है कि यू बिलोंग टू जैन फैमिली एंड यू हैव टू फॉलो द महावीर, बिकॉज महावीर को ही मोक्ष मिला, बाकी कोई भगवान को नहीं मिला, बाकी सारे भगवान अभी भी भटक रहे हैं। वो कैलाश पे भटक रहा है, वो इधर भटक रहा है, वो उधर भटक रहा है, देखो वो उधर पहुंच गया। तो मेरे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, तो फिर मैंने तो बात ही खत्म कर दी, मतलब मेरे से तो कुछ बोलना ही नहीं बनता, क्योंकि एक तो हम वो रिलीजन को बिलोंग करते हैं और ऊपर से वो लोग भले कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर रहे दिल से, वो सब मैकेनिकल होता है कि वे सुबह दुकान खोलने से पहले मंदिर जाना, हम उसको देरासर बोलते हैं जैन टेम्पल को, उसको बस दर्शन करके आना या उपवास करना, 8 दिन उपवास करना, ये सब वो रिचुअल्स फॉलो करते। लेकिन जो सोल रियलाइजेशन का प्रोसेस है, जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो आप सोल पर्पस की बात कर रहे हैं, ये तो उनके बहुत दूर की बात है।
तो हम क्या है ना, हम जिस लेवल पे रहते हैं ना कॉन्शियसनेस की, उस लेवल पे भगवान को भी उसी लेवल पे देखते हैं। हम उसका जो टॉप लेवल वाला है ना, वो चीज़ नहीं देखते कि एंड में उन्होंने क्या किया, वो तो हम करते ही नहीं। हम उनकी बॉडी लेवल की ना एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। इज इट राइट? तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी फैमिली मेंबर्स ज़रूरी नहीं कि हमारी जैसी दृष्टि रखे, विजन रखे। उनको लगता है सब तो सही चल रहा है, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वो तो समझते भी नहीं है। नहीं समझेंगे नहीं ना, बिकॉज उनका लेवल ठीक है, वो अपने लेवल पे सही देख रहे हैं, उनका विजन वैसा है करके। मतलब अगर आज आज यंग जनरेशन को आप बोलेंगे ये सब चीज़ें करो, तो बोले इसके करे बगैर भी तो मैं MBA हो गया, मैं इंजीनियर हो गया, फिर मेरे को ये सब क्यों करना है। इसके बगैर भी मेरे को अच्छा जॉब है, अच्छा पैकेज है, अच्छा मेरे को डील मिल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरे को क्यों करना है। लेकिन ये कोई सोचता नहीं है कि ये तो सब बॉडी लेवल पे चल रहा है, ये माइंड लेवल पे सक्सेस हो रहा है। व्हाट अबाउट योर सोल सक्सेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट योर सोल सक्सेस, वो अगर सक्सेस नहीं है, मतलब इवॉल्व नहीं है, तो नेक्स्ट लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट होने वाला है। तो फायदा क्या हुआ मुझे बताओ। तो उसको मानते ही नहीं है, मतलब हाँ? सोल लेवल पे वो सोचता ही नहीं। सोचेगा नहीं ना, क्योंकि इनविजिबल है ना। A part of everything. हाँ. What is the best way to get out of this? And I don't want to come back. नहीं, the reason is, see, I am telling you, when you practice this thoroughly, the whatever you have learned now, इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे ना एग्जिट होते जाओगे। क्योंकि कुछ इमोशन रिलीज़ किया, कुछ ट्रॉमा रिलीज़ किया, कोई डिज़ायर को रिलीज़ किया, कोई अपने अनवांटेड पैटर्न्स को रिलीज़ किया, तो यू आर एक्चुअली टूवर्ड्स द लिबरेशन। And what is the best way to measure that I have released whatever I want to? दैट इज़ द ईजिएस्ट वे। उसको कोई टेक्निकली पैरामीटर्स नहीं है जो मैं आपको बोलूँ। चलो मैं ऑरा करके बोल सकता हूँ कि भाई अभी आपका ग्रीन बढ़ गया, अभी आपका वाइट बढ़ गया, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन योर पर्सनल मेजरमेंट इज़ योर रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड। कि कोई भी सिचुएशन को अब आप कितना रिएक्ट कर रहे हो और कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये दो ही पैरामीटर है। कि कल ये ऐसा हो रहा था तो मैं रिएक्ट कर रहा था, आज ऐसा हुआ तो मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं शांति से देख रहा हूँ। तो दिस इज़ द मेजरमेंट दैट यू आर प्रैक्टिसिंग द स्पिरिचुअलिटी। So at the same time वो बढ़ना भी तो नहीं चाहिए। नहीं, वो बढ़ेगा ही नहीं ना, बिकॉज आप जैसे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, तो बढ़ेगा तो नहीं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले सपोज मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती, सपोज एक मुझे कोई एक स्वीट अच्छी लगती, तो मैं 10 खा लेता था। अभी मैं आधा एक खा लेता हूँ, मेरे को लगता है बस हो गया ना। तो ये भी मेरे को समझ में आता है ना, बॉडी लेवल पे भी ये मेरा क्रेविंग कम हो गया, मेरे डिज़ायर्स कम हो गए। इज इट राइट? कोई आदमी मुझे तकलीफ देता था तो पहले मैं 2-4 दिन तक गुस्सा हो जाता था उससे, अब मैं 2-4 मिनट में सोचते जाने दो यार, इसकी भी क्या गलती है, गलती तो हम भी तो करते हैं। तो अब वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। मैं काफ़ी बार एयरपोर्ट पे जाता हूँ और मैक्सिमम टाइम तो यही सुनता हूँ, द फ्लाइट इज डिले, फ्लाइट इज डिले। मैं शांति से बैठे रहता हूँ, क्योंकि ये शिवलिंग मेरे हाथ में रहता है, मैं चार्ज करके बैठे रहता। दूसरे लोग जाके शुरू में 1-2 बार काउंटर पे पूछेंगे और कितना लेट है, और फिर कॉल द मैनेजर हु इज़ द इंचार्ज। फिर धीरे धीरे वो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है। इज राइट? कितना भी बोलो वो फ्लाइट आने नहीं वाला है भाई, वो किधर कोहरा में फंसा पड़ा है तो वो आराम से आएगा। लेकिन वो जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, वो जबकि मुझे ज़्यादा पैनिक होना है, क्योंकि मुझे जाते ही वहाँ सेमिनार करना है, वर्कशॉप करना है, रिट्रीट करनी है, और कितने लोग वेट कर रहे हैं और मैं शांति से बैठा हूँ कि मैं हीलिंग कर रहा हूँ। जो लोग भी आए उनको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हूँ, और ये बंदे तो बस मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर पहुँचना है जल्दी, मेरा ये है, मुझे रात को जाके जल्दी सोना है। मतलब वो माइंड में वही चलते रहता है और उनका रिएक्शन और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। इज इट राइट? तो आपका कैसा है ना, कितना अजीब बात है जो अभी आप बोले ना, कि पहले हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस खुद का क्लियरेंस के लिए करते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ताकि दूसरे नहीं करे उसको भी हम झेल सके। But sir, Is it- क्वेश्चन ये है कि दूसरे को झेलना क्यों है? नहीं, झेलना नहीं, कैसा होता है ना, वो रिएक्ट कर रहा है ना, उसको झेलना है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। If he or she doesn't want to see me, हाँ। why I have to do the same? वो नहीं करना है, लेकिन हम कर लेते हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ, वो ब्रेन में एंकरिंग है, नहीं करेंगे तो बेटर है। जैसे अभी मैं रिएक्ट नहीं करता, मेरे पेरेंट्स इसमें नहीं आते, तो इज इट राइट? मेरी फैमिली मेंबर कोई नहीं है इसमें, बट अब मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं कितने साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कोई मुझे पहले क्वेश्चन, अरे आप कितने लकी हो, आपकी फैमिली कितनी लकी रहेगी, मैं बोला आके देखो वो सब मोक्ष में पड़े हुए, मैं ही नर्क में हूँ। सीखा था मैं मोक्ष की बात हूँ, और लेकिन घर में तो वो पड़े हैं। तो वो चीज़ें कैसे ना, अब मुझे समझ में आता है ये
ये मेरी लाइफ की एक फिनोमिना है जिसको मैं ट्रेजेडी नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक होता है कि ऑपोजिट चीज़ें एग्जैक्टली आपके घर में हो रही है और तो भी आप मेंटेन कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को। इज इट राइट? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेरे पेरेंट्स, अभी हम लोग बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरे पापा पिछले 55 ईयर से एक ही प्रिंटिंग प्रेस में बैठ के बहुत कमाया, उन्होंने सब कुछ अर्न किया। वो कहते थे एक जगह रह के भी कमा सकते, तुझे इतने जगह घूमने की क्या जरूरत है? उनका ये क्वेश्चन है, मतलब उनको लगता है मैं कमाने के लिए घूम रहा हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं क्लियरेंस के लिए। ये क्या क्लियरेंस है? तो एक भाई रख ले, झाड़ू पोछा कोई कर लेगी, ये क्लियरेंस है? वो कौन सा क्लियरेंस है? इज इट राइट? तो ये जो हम एक कॉन्सेप्ट को लेके हम जो चल रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फिलॉसफी उनके अंदर है ही नहीं। उनके अंदर एक अलग एंकरिंग पार्ट है करके। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे ये सब चीज़ें घर पे जाने के बाद और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जब जब आप कुछ अलग करोगे तो वहाँ से रिजेक्शन आएगा, वहाँ से रेजिस्टेंस आएगा, और वहाँ से हमें उसको फेस करना पड़ेगा कि यार ये नहीं कर रहे और मुझे यही करना है। तब क्या करना है? तब यही एंकरिंग करना है कि इट डजंट अफेक्ट यू। या मुझे लगता है कि मेरे weakness हुआ है, हाँ। लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी उनको अपलिफ्ट कर नहीं पा रहा। हाँ, इसलिए अभी आपको मैं एक सॉल्यूशन सिंपल बताता हूँ, एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको माइंड में क्या एंकरिंग करना है कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसमें इन सब का फ़ायदा हो रहा है। मैं ऐसे ही एंकरिंग कर रहा हूँ इतने साल से कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं ये एंकरिंग कर, तो मुझे ऐसा नहीं लगता अब उनको करना है। मैंने कहा मैंने उनके लिए कर तो लिया, अब उनको क्या करने की ज़रूरत है? जैसे घर की फीमेल होती है ना, भाई मैंने तो खाना बना लिया, सब थोड़ी बनाने किचन में जाएंगे। इज इट राइट? तो वो मदर है जो सबके लिए बना रही है। इज इट राइट? तो हमने भी वैसे ही एंकरिंग किया कि भाई हमने तो सबके बिहाफ पे कर दिया, सबके बिहाफ पे दर्शन कर लिया, सबके बिहाफ पे चक्र ध्यान कर लिया, सबके बिहाफ पे साइकिक सर्जिकली, ये मैंने एंकरिंग करके रखा है। तो इतने साल से मुझे कभी लगता नहीं इसको खींचूं, ये फैमिली में इसको खींचूं, इसको खींचूं, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। तो कभी मुझे लगता है कि अरे अभी भी कुछ गलत चल रहा है उनके साथ, मतलब मेरी प्रैक्टिस ठीक नहीं, मुझे थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं उनको नहीं बोलता हूँ कि तुम सीखो, तुम समझो, तुम करो। मैं सोचता हूँ मुझे और थोड़ी करनी पड़ेगी, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सी दिस इज द वे यू हैव टू एंकर योर माइंड। आपको सबको लेके अपलिफ्ट करना है, उनको खींचना नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ब्रेन में एंकरिंग करना है कि ये भी आपके साथ चल रहे हैं, ये भी आपके साथ इवॉल्व हो रहे हैं, ये भी आपके साथ मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। ये आपको एंकरिंग करना है। तो कभी आपको वो डिफरेंस नहीं लगेगा, बिकॉज अंदर 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 आप साथ में ही चल रहे हो। तो मैं किधर भी मतलब 4 धाम जाता हूँ या इधर माँ के टेम्पल में आता हूँ, शिरडी जाता हूँ या गुरुद्वारा जाता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो सबके पास तो शायद टाइम नहीं है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, सबके बिहाफ पे मैं आ गया हूँ। तो गॉड को बोलता हूँ सबको एक साथ हमको अपलिफ्ट कर दो। इज इट राइट? तो मैं फिर लिखता हूँ कि भाई मैंने है ना आपके लिए भी प्रे किया। तो सामने वाले को लगता है भले वो भटक रहा है, घूम रहा है, लेकिन मेरे लिए भी प्रे किया। क्योंकि अल्टीमेटली हर इंसान को ना एक अटेंशन चाहिए, एक क्रेडिट चाहिए, एक अप्रिशिएशन चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। और वो अगर आप दिखा देते हो, बोल देते हो, तो बात खत्म हो गई कि नहीं? इज इट राइट? अभी हम आपको शिवलिंग देते हैं, समझो क्रिस्टल का, उस शिवलिंग में आप प्रोग्राम इन किया कि मैं जितना भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ उसमें ये सब का फ़ायदा हो गया, और आपने उस शिवलिंग को रख दिया। बस अब वो ऐसे ही करेगा, कुछ भी आप करोगे ये शिवलिंग सबको उतना ही बेनिफिट देगा। जैसे मैंने हॉटस्पॉट स्टार्ट कर दिया और मैंने पासवर्ड हटा दिया हॉटस्पॉट से, तो कोई भी आदमी ना उसको लॉगिन कर पाएगा। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसे सिक्योरिटी वाली नहीं, प्राइवेसी वाली नहीं कि नहीं सामने वाले को पासवर्ड देंगे तो ही वो लॉगिन होएगा। ओपन अप, ओपन योर स्पिरिचुअलिटी, दिस इज द ओनली वे आउट। क्योंकि आपको एक माध्यम बनाया है, और उस तो गॉड को बोलो चलो कोई बात नहीं, वो लोग मेरे लिए कुछ अलग प्रे कर रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कुछ पैसे कमा रहे हैं, वो जॉब कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो खाना बना रहा है, मैं सबके बिहाफ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपने वो काम ले लिया ना। अब जब आपने ले लिया तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि भाई वो भी ये करें। जैसे घर का फीमेल ऐसे थोड़ी बोलती है मैंने खाना बना लिया अब तुम भी आके किचन में अपना खाना बना लो, ऐसे थोड़ी बोलती है वो। इज इट राइट? वो क्या बोलती है मैंने सबका खाना बना लिया, चलो अभी हम खाते हैं। तो हम भी ऐसा ही बोलेंगे कि मैंने सबके लिए आज चक्र ध्यान कर लिया, सबके बिहाफ पे साइकी से कर लिया, सबके बिहाफ पे मैंने रिट्रीट अटेंड कर लिया, ऐसे करके।
तो हर एक आदमी को ऐसा मौका नहीं मिलता है। कोई एक आर्मी वाला होता है तो एक ही बंदा जाता है बॉर्डर पे, उसके बच्चे, उसकी वाइफ थोड़ी जाती है बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, एक ही बंदा जाता है कि नहीं। तो उसमें ये एंकरिंग करना है कि हर एक का अपना एक रोल है और मुझे रोल इनके बिहाफ पे मिला है, तो लेट मी प्ले, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। तो आपको बुरा नहीं लगेगा और सामने वाले को ऐसा इल फीलिंग नहीं आएगा कि भाई ये तो देख खुद का ही कर रहा है, मुझे तो इसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली यू हैव टू इंक्लूड देम इन योर प्रेयर, यू हैव टू इंक्लूड देम इन योर हीलिंग, यू हैव टू इंक्लूड देम इन योर एक्टिविटी। तो मुझे लगता है कि हम साथ साथ में आगे जाएंगे। सर किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम है तब क्या करेंगे? नहीं, प्रॉब्लम है, वही कह रहा हूँ कि मेरी हीलिंग से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस एक ही सेंटेंस बोलना है उनको। और अगर प्रॉब्लम ही मैं हूँ तो, हाँ अगर सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली तो प्रॉब्लम हम ही है सबके लिए देखा जाएगा तो, तभी हमको माध्यम बनाया गया। कहने का मतलब है लाइफ बिटवीन लाइफ हमने बोला है कि भाई जो भी प्रॉब्लम हमने उनके लिए क्रिएट किया है, भगवान मेरे को ऐसा ताकत दो, शक्ति दो, बुद्धि दो कि मैं उसका सॉल्व करूं। फिर वो ऊपर वाला तथास्तु करके नीचे भेजता है और फिर हमको ऐसी फील्ड मिलती है। तो प्रॉब्लम तो हम है, बिकॉज हमारे अंदर वो साइलेंट मेमोरी है और उनके अंदर एक्टिव मेमोरी है। वो जो गलतियां करते हैं ना, एक्चुअली हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इज इट राइट? तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होता है कर्मा का और कहीं पे एक्चुअल कर्मा होता है। तो जब एक्चुअल कर्मा होता है तो तकलीफ होती है और कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमको तकलीफ नहीं होती, खुशी होती है कि चलो उसके बिहाफ पे मैं तो प्रैक्टिस कर पाया। मतलब सर अगर कोई बिना वजह, हाँ। मतलब हम उनके रास्ते में नहीं जा हाँ। रहे, बिना वजह अगर कोई हमसे जेलस है या हाँ। हमें नहीं देखना चाहता, हाँ, तो इट मींस कि हमने उसका कुछ कर्मा मतलब मैं वही किया ना। देखो दो ही चीज़ें होती है, या तो हमने उसके साथ कोई कर्मा किया है तभी वो ऐसा कर रहा है, और या तो ऊपर वाला ना एक ऐसा माध्यम क्रिएट करते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो टीचर एग्ज़ाम लेती है बच्चे का, तो बच्चे और टीचर का कुछ कर्म थोड़ी है, वो तो ऐसे ही एग्ज़ाम ले रहे हैं बिकॉज वो स्कूल की एक रिप्रेजेंटेटिव है और आपका बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में गया। तो बच्चे को हम थोड़ी बोल सकते देख तेरा टीचर के साथ कर्म है, अच्छी ज्योग्राफी पढ़, अच्छी मैथ्स पढ़, तो तेरा कर्म क्लियर कर, ऐसे थोड़ी बोलते हैं उसको है कि नहीं? हाँ, मतलब इट्स नॉट दैट वे कि हर बार कर्म ही हो। कोई टीचर भी तो आती है कि नहीं, भगवान किसको भेजता है, भाई ये बंदा सबक सीख नहीं रहा है, चलो किसको तो भेजूँ। तो हम लोग उसको PLR थेरेपिस्ट में ना ABC का एक फॉर्मूला बोलते हैं कि जब A B के साथ कर्मा होता है ना, मेरा सपोज इनके साथ कर्मा है, ये ठीक नहीं कर रहे, मैं इनके साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो एक C फैक्टर आएगा, वो इनको समझाएगा मैं अच्छा इंसान हूँ, ये मुझे बोलेंगे ये अच्छे इंसान है, ऐसे करके वो C फैक्टर अपना काम करेगा लाइक अ कैटलिस्ट। इज इट राइट? इनका इनके साथ कर्मा नहीं है, मेरा इनके साथ कर्मा नहीं है, कर्मा इनके साथ है, वी आर A and B, ही इज द C फैक्टर। समझ में कि ही इज अ C फैक्टर, ये दोनों को हेल्प कर रहे हैं, इनको भी समझा रहा है कि भाई मेरे से उलझना नहीं, मुझे भी समझा रहा है इनके साथ उलझना नहीं। तो हमको कहीं ना भगवान ऐसे भेजते हैं लोगों को, और वो हमको लगता है ये जलस कर रहा है, ये टॉर्चर कर रहा है, ये हमें टॉन्ट कर रहा है, ये बैक बीचिंग कर रहा है। एक्चुअली वो हमें स्पिरिचुअलिटी में और पुश कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं, करो और प्रैक्टिस करो और वो ट्रिगर कर रहे हैं हमें। तो दैट इज ऑल्सो एन एंकरिंग, बिकॉज अगर कोई ट्रिगर नहीं करेगा तो कैसा होएगा मुझे बताओ। कभी कभी तो गुरु ट्रिगर करते, बोलते तुम निकल जाओ आश्रम से, तुम निकल जाओ मेरे इधर से, तुम लायक नहीं। हम बोलते यार गुरु ने मेरे को निकाल दिया, मुझे और अच्छे तरह से और अच्छे, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना जाओ नालायक घर से निकल, तू कमा नहीं रहे, तो वो कमा के बाद में आएगा, देख तुमने मेरे दुश्मन थे, मैं कमा के दिखाया। लेकिन ब्रॉड विजन में सोचेगा मेरे पेरेंट्स बाहर नहीं निकालते तो मैं ऐसे बन के आता नहीं। इज राइट? तो आप थोड़ी दुश्मन है अपने बच्चे के, लेकिन कुछ ट्रिगर करना पड़ता है किसी को। पर सर हम लोग जो सिबलिंग जो लिया है, हाँ उसको एक साथ के बहुत सारे तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, बिकॉज बहुत सारा मैनिफेस्टेशन। हाँ बिकॉज आपके जितने सोल कनेक्टेड हैं कर सकते हैं ना, तभी तो हम शिवलिंग दे रहे हैं ना। बाकी पेंडेंट माला तो इंडिविजुअल लेवल पे आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं ना। अभी मेरा भी कैसा है ना, मेरे फैमिली में कोई नहीं मानता ये सब चीज़ को, क्रिस्टल्स को बिल्कुल नहीं मानते। मेरे तो पेरेंट्स क्रिस्टल के अगेंस्ट है, तो शुरू में तो मेरे को बोलते थे पत्थर में इतना पैसा डाला, पत्थर में इतना पैसा डाला। तो मैं सोचा अब मैं छुपाऊँ भी कैसे, मतलब कैसा ये बोलूँ। तो जब मेरा कुछ रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा था ना मेरा प्रॉपर्टी, मैंने फ्लोरिंग में डाल दिया, कंसील्ड वायरिंग में डाल दिया। अब मेरे पेरेंट्स आके बोलते अक्कल आया, देख एक भी पत्थर नहीं दिख रहा है। अब उनको पता नहीं मैंने 4-5 लाख के ना सारे पत्थर अंदर डाल दिए। तो बोलते इतने साल के बाद तुझे अब अक्कल आई कि देख तेरे कहीं कुछ पत्थर नहीं दिख रहे।
उनको चार्ज कैसे करते हो? अब तो क्या ऐसा रूम चार्ज किया तो सब चार्ज हो गए, हाथ में लेने का तो जरूरत है नहीं। मैंने वो ब्रह्मस्थल में ना 54 क्रिस्टल बॉल्स डाले हैं करके, तो किसको दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पे भी जमीन में डाला है, वहाँ एक पिरामिड प्लास्टिक का डाल दिया, उसके अंदर मैंने क्रिस्टल बॉल डाल दिए, और जितनी वायरिंग थी तो हर एक में ऐसे क्रिस्टल बॉल्स डाले करके। तो किसी को समझ में ही नहीं आता, बिकॉज सामने वाले को भी दुख नहीं होने, तो वो जब भी मेरे घर पे आते हैं उनको ट्रिगर होता है, देख ये पत्थर पे 2000 डाला, इसमें 10,000 डाला, इसमें 50,000 डाला, ऐसे होता था उनको। तो मुझे भी लगता था यार जब भी आते ब्लेसिंग तो कम दे रहे, कर मतलब कर्ज दे रहे और ताने मार रहे करके। तो मैंने फिर सोचा कुछ तो सॉल्यूशन होगा, तो मैंने उसको पूरा अंडर कर दिया, अब किसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा है करके। तो ये तो अभी परमानेंट हो गया ना, अभी तो मेरे को 11 साल हो गया ये प्रॉपर्टी में, तो वो सारे क्रिस्टल सब अंदर हमेशा के लिए आ गए। अब जब फ्यूचर में कभी रीडेवलपमेंट में जाएगा तब वो क्रिस्टल निकलेंगे, लेकिन उससे क्या है कि कम से कम पूरी प्रीमाइसिस, पूरी सोसाइटी तो चार्ज हो रही है क्रिस्टल के वजह से। अलग टाइप का पूरा हम concept। लोग या पूरा दिया है ना, वो उसके बात कर रहे हैं हाँ, हम लोग को जो वो तो लाइफ लॉन्ग है। अभी देख लो हम मर भी जाएंगे तो ये शिवलिंग तो ऐसा ही रहेगा, और उसमें वो जनरेशन से जनरेशन डीएनए के डीएनए वो हीलिंग होते ही जाएंगे। हम किधर और जगह बर्थ लेंगे उससे भी हमारा ये कनेक्शन रहेगा। जैसे अभी आप इधर ये मंदिर में आते हो तो इस माँ के यहाँ पे कभी कोई साधना की होगी, कोई पूजा की होगी, कोई संकल्प किया होगा, तभी वापस इधर आए, माँ ने आपको खींच लिया, बेटा तूने कोई जन्म में बहुत प्रार्थना की इस जगह पे। तो हम ऐसे शिवलिंग से, ऐसी जगहों से, ऐसे चीज़ों से ना वापस रीअट्रैक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं से हमको वो एनर्जी मिलते ही रहती, कंटिन्यूस मिलते रहती है करके, है ना। एक बार प्रोग्रामिंग कर देने से वो लाइफ लॉन्ग हो गया। अभी मैं इसको 20 साल पहले किया ये शिवलिंग को, अब मेरे को बार बार प्रोग्राम नहीं करना है, मैं बार हाँ सिर्फ चार्ज करने का है। और अब ये कैसे है ना, ये धीरे धीरे एंकर्ड हो गया। मैं सोचता हूँ अगर मैं नवकार मंत्र बोलता हूँ मेरा शिवलिंग चार्ज हो जाता है, अगर मैं गायत्री मंत्र बोलता हूँ मेरा ये शिवलिंग चार्ज होता है, अगर मैं सिंबल्स डालता हूँ तो ये शिवलिंग, ऐसे मैंने एंकरिंग करके रखा है। हाँ, तब वो एक थॉट प्रोसेस को विजुअलाइज करने का डाल के कि ये इसको थर्ड आई पे रखा, उसको सिंबल्स डाला और आपने उसको विजुअलाइज किया और फील किया, वाओ अल्टीमेटली मुझे ये रिजल्ट मिल गया, तो ये इसमें एंकरिंग हो गया। तो आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में ना एक फिल्टर है जो हमेशा डाउट करता है, फियर रहता है। तो कॉपी पेस्ट क्या होता है ना, क्रिस्टल को यहाँ रख के किया तो ये कॉपी पेस्ट करके पीछे के सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाता है, तो वो फिल्टर को क्रॉस कर देता है। समझ, हमने कैसे एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में डालना है, सी ड्राइव से डी ड्राइव में डालना है, डी से ई में डालना है, राइट। तो ये क्रिस्टल क्या करता है, इतना एम्पलीफाई करता है कि डायरेक्ट आपके कॉन्शियस की कंटेंट को सबकॉन्शियस में डाल देता है। और इधर रख के खुद से करना है, हाँ खुद ऐसा करके किया, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, तो फिर हाँ, तो फिर ये प्रोग्रामिंग किया, ये अंदर उतर गया, है ना। तो आपके बॉडी में भी प्रोग्राम हो गया, ब्रेन में भी प्रोग्राम हो गया, माइंड में भी प्रोग्राम हो गया, ऑरा में भी प्रोग्राम हो गया, चक्र में प्रोग्राम हो गया, आपके सोल में प्रोग्राम हो गया। और ये इसका विटनेस है, ये इसका कनेक्टर है, क्योंकि ये सबको बार बार चार्ज करेगा, बॉडी को चार्ज करेगा, माइंड को चार्ज करेगा, और जिनके लिए प्रोग्राम किया उनको भी चार्ज करते रहेगा, वो उनको भी हील करते रहेगा। दिस इज ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि या तो आपको उसके साथ डील करना है या तो इसके थ्रू उसको हील करना है, दो ऑप्शन है आपके पास। तो आप किसको कितना सर्विस दे पाएंगे, मेरे को बताओ, कितना सर्विस दे पाएंगे। इससे तो बेटर है इसको आपने कर दिया तो उसको 24 आवर्स में अगर आपको 24 मिनट्स का सर्विस देना है, और आपने अगर इसको 2 मिनट चार्ज कर लिया तो आपका 22 मिनट्स बच गया कि नहीं। बट सबको अलग अलग हील करने में तो टाइम भी बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो शिवलिंग में कर दिया प्रोग्राम और इसी को हील किया तो बात खत्म हो गया। अभी मैं 5.5 लाख लोगों का इसमें प्रोग्रामिंग किया, जिन जिनको आज तक मैंने अट्यूनमेंट किया, मेरे को सिर्फ इसको हील करना है। अभी कुछ मुझे उनको विजुअलाइज नहीं करना है, उनका नाम नहीं लेना है, उनका चेहरा मेरे को नहीं याद रहने का चाहिए। बस जिनका भी मैंने अट्यूनमेंट किया उसके बिहाफ पे मैं माँ का ब्लेसिंग इसमें लेता हूँ, बस बात खत्म हुई। जिनका भी मैंने अट्यूनमेंट किया साईं का ब्लेसिंग मैं इसमें ले रहा हूँ, मैं चर्च में जीसस का ब्लेसिंग ले रहा हूँ, तो उन सब को जाता है। जैसे हम ग्रुप में कैसे मैसेज डालते हैं, एक मैसेज डाल दिया कि 9:30 को हमको इधर मिलना है, तो जितने भी ग्रुप में है सब लोग 9:30 को वहाँ पहुँच जाएंगे। इंडिविजुअल लेवल को मैसेज नहीं दे रहे। सो ये ऐसा ही होता है। डिस्टेंस में भी तो कर सकते हैं। डिस्टेंस भी कर सकते हैं ना। अभी मेरे भाई का ना यूएस में ग्रीड है, क्रिस्टल है, शिवलिंग है, मैं डिस्टेंस से उसको चार्ज भी करता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ, और वो मैनिफेस्ट हो जाता है करके। तो मैं क्यों आपको ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका एंकरिंग पार्ट हो जाएगा परमानेंटली। दिस इज ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि हर बार तो आप उधर जा नहीं पाओगे,
है ना। अभी मैंने कितने जगहों पे कितने लोगों को क्रिस्टल्स दिया, आप लोग को दिया, कितने लोग को ऐसा दिया है, मैंने हर एक को प्रोग्रामिंग इसमें कनेक्ट करके रखा है। तो मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं चार्ज कर रहा हूँ केव्स में बैठ के, बाबा जी के केव्स में बैठ के या ऋषिकेश में, तो सब जितने लोगों ने भी मेरे से शिवलिंग लिया है, क्रिस्टल्स लिया है, पेंडेंट, माला, सबका रिचार्ज हो गया। तो हम लोग जो एक्स्ट्रा चार्ज क्रिस्टल का लेते हैं ना, वो उसका लाइफ मेंबरशिप का चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं। हमको कोई उसका प्रॉफिट एक्स्ट्रा मटेरियल का नहीं लेना होता है। आपको मार्केट से हमारा बहुत सस्ता क्रिस्टल मिलेगा, लेकिन उसमें ना चार्ज है ना प्रोग्राम्ड है, तो फ़ायदा क्या है? आप सोचो ना, क्योंकि अभी हम कैसे हर बार आपको नहीं बोल सकते मैंने अभी यहाँ जाके आपके लिए हीलिंग किया, मैंने वहाँ जाके आपके लिए हीलिंग किया, वहाँ जाके आपका क्रिस्टल चार्ज किया। हर बार तो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ले सकते। हमने एक ही बार अमाउंट ले लिया और लाइफ लॉन्ग आपको उसका सर्विस मिल गया। इज इट राइट? मतलब 26 ईयर्स पहले मैंने एक सिम कार्ड लिया, उसका मैंने 99 रुपीज़ स्पेंड किया। अब वो सिम कार्ड के लिए बार बार तो पैसे मेरे से नहीं लेंगे, अब तो सिर्फ मोबाइल का बिल ही मेरे को पे करना है ना। इज इट राइट? तो वो सिम कितना भी मोबाइल चेंज करूं, मेरे को तो सिर्फ सिम वही डालना है, क्योंकि नंबर वही है मेरा। इज इट राइट? तो हमने भी एक बार वो क्रिस्टल का चार्ज किया आपसे, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपका हीलिंग कंटिन्यूसली चल रहा है, आपकी फैमिली मेंबर का कंटिन्यूस चल रहा है, आपके कनेक्टेड सोल्स का कंटिन्यूस हीलिंग चल रहा है। तो आप सोचो कि कितना फ़ायदा हो रहा है आपका। अनवांटेड एनर्जीज बच रही है, अनवांटेड फ्रिक्शन बच रहे हैं, अनवांटेड मतलब जो भी झगड़े, जो भी इश्यूज होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, सब डिसॉल्व हो रहे हैं एक क्रिस्टल के वजह से या हीलिंग के वजह से। तो ये कितना अच्छा है, मतलब हम सेफ हो गए। कितना भी कर सकते, 2000 को भी कर सकते, कितने को भी, बिकॉज शिवलिंग को ऐसा बोला ना कि 12 ज्योतिर्लिंग से ये कनेक्ट हो गया, ये हमने एंकरिंग कर लिया, ये 51 महाशक्तिपीठ से ये शिवलिंग कनेक्ट हो गया। हमने इतना उसको प्रोग्राम कर दिया तो सही में वो सबसे कनेक्ट हो गया। तो अभी आपको एक एक ज्योतिर्लिंग पे जाने का जरूरत नहीं, शक्तिपीठ पे जाने का जरूरत नहीं, आपने उसी को इसमें प्रोग्राम एंकरिंग करके रखा कि ये सबसे कनेक्टेड है। तो बात खत्म हो गया आपके पास, मतलब वो पावर आ गया जिससे सारा कनेक्शन है। अब मेरे पास ये वोडाफोन का जो सिम कार्ड है, इसको मैं इंटरनेशनल रोमिंग करके जाता हूँ, कनाडा में, यूएस में, दुबई, सिंगापुर में। मेरे को वहाँ जाके सिम चेंज नहीं करना पड़ता है, मेरे को सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैसेज डालना है कि मेरा रोमिंग एक्टिवेट करो 7 डेज़ के लिए, 28 डेज़ के लिए, और मेरे को बस 6000 3000 पे करना है, तो मुझे वो सर्विस मिलता है वहाँ पर। तो मेरा OTP भी आता है, मेरा ईमेल भी चल रहा है, मेरा इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सब चल रहा है करके, अलग अलग पे नहीं करना पड़ रहा है मुझे। इज इट राइट? तो आप सोचो अगर टेक्नोलॉजिकली भी हम समझ सकते हैं कि ये एक सिम, एक इंटरनेशनल रोमिंग कितना काम करता है, तो ये भी इंटरनेशनल रोमिंग है कि आपका कनेक्टेड सोर्स कहीं कनाडा में, कहीं न्यूजीलैंड में, कहीं स्विट्जरलैंड में, कहीं यूएस में, आपको वहाँ जाके उसके साथ कर्म क्लियर नहीं करना है, यहाँ उसको हील करना है, वो उधर ठीक हो गया। सर जब हार्ट चक्र में करते हैं तब बोलते हैं जितना भी कनेक्टिव सोल है उसके पास हीलिंग जा रहा है। हाँ बेस्ट है, दैट इज बेस्ट। मतलब ये कह रहा हूँ, आप हर एफर्मेशन में ना आप सबको इंक्लूड करो, हर एफर्मेशन में, प्रेजेंट लाइफ में हर में, प्रेजेंट लाइफ का भी हर में। मतलब सपोज मैं सोचता हूँ अभी मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ, तो ये सारी फैमिली, सारे कनेक्टेड बायोलॉजिकल फैमिली एंड नॉन बायोलॉजिकल फैमिली को फ़ायदा हो रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो सबको फ़ायदा हो रहा है। मेरे दर्शन हुए, सबके दर्शन हुए, मेरी हीलिंग हो गई, सबके हीलिंग हो गई। तो फिर मुझे उनको, फिर उनका जब टाइम आएगा तब आएंगे, तब तक मैं तो हीलिंग करूँ उनके बिहाफ पे। इज इट राइट? मदर जब तक होता है वो खाना बनाती है, जब कभी हस्बैंड को लगता है कि नहीं अब मुझे भी किचन में काम करना, तो करता है। कब बच्चे को लगता है मुझे भी थोड़े हेल्प करना है मम्मा को, तब वो करते हैं। तब तक तो मदर करती है ना किचन में अपना काम। इज इट राइट? तो हम भी ये सोचे कि चलो भगवान ने शायद मुझे एक अच्छा माध्यम बनाया है ऑन द बिहाफ ऑफ माई फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड द सोसाइटी, तो चलो करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसे अगर आप अपने लिए ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल बात है करके, है ना। अभी वो पेट्रियाटिक है इसलिए वो बॉर्डर पे हम ड्यूटी कर रहा है, तो हम भी फैमिली के लिए पेट्रियाटिक है, मतलब हम उनके लिए भक्ति है हमारे अंदर। तो डेफिनेटली सबके बिहाफ पे आप ये सब चीज़ें एंकरिंग कर सकते हो। और ब्रेन को बार बार कमांड देने से क्या होता है कि अब किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि रोज़ उनके लिए प्रे कर रहे हो, रोज़ उनके लिए हीलिंग कर रहे हो, तो कोई कर्स नहीं निकलेगा, कोई बद्दुआ नहीं निकलेगी। इज इट राइट? नहीं तो कब अंदर से निकलती है ना, पता ही नहीं चलता, और वो मैनिफेस्ट भी हो जाती है। हम बोलते हैं यार आज मैंने क्या उसके लिए बुरा सोच लिया, सही में उसका जो बुरा हुआ मेरे वजह से तो नहीं हुआ, सुबह मैंने उसको ऐसा बोल दिया था। देखिए सुबह से अगर आप किसी के लिए हीलिंग करोगे, ऐसे प्रोग्रामिंग क्रिस्टल में करोगे, तो कभी उसका बुरा होगा ही नहीं।
और अगर कभी हो गया तो आपको गिल्ट नहीं होगा कि मेरे वजह से कुछ हुआ, बिकॉज आप तो प्रे कर ही रहे हो, इज इट राइट। बाकी तो उनका अपना एक सोल जर्नी है, वो कितना उसको एक्सेप्ट करे, रिसीव करे और कितना वो भी ये प्रैक्टिस करे, वो तो उनकी अपनी डिसीजन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। सो आई होप आप ये समझ गए कि ब्रेन का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसको हमको फीलिंग के साथ, हमको सेंसेशन के साथ कनेक्ट करना है और हर सेंसेशंस को ना अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना है कि मेरे को कौन से सेंसेशंस का हाइपर एक्टिविटी होता है, हाइपर एक्शन हो रहा है, कि किसने मेरे को ऐसा फूड दे दिया और मेरे को एकदम इरिटेशन हो गया, किसी ने मुझे ऐसा सुना दिया और मुझे एकदम तकलीफ हो गई कि उसने क्या मेरे को बात सुनाई दी। तो वो कोई सेंसेशन है ऐसा हाइपर नहीं होना चाहिए, यू शुड बी वेरी रिलैक्स्ड, है ना। जैसे वो बुद्धा को किसने बोला कि मैं तेरे को इतना गाली दे रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, बोलते तुमने दिया ना, मैंने लिया थोड़ी। मतलब एक सेंटेंस में देखो उसने उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया, इज इट राइट। जीसस को क्रूसीफाइड किया तो उसने बोला ओ गॉड प्लीज़ हेल्प देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। मतलब एक सेंटेंस से इतना सारा जो किला डाला था उसको उसने एक ही सेंटेंस एफर्मेशन से एंकरिंग कर दिया, तो उसको पेन ही नहीं हुआ, समझ में कि नहीं। कोई नहीं निकली, कोई बददुआ नहीं निकली, है ना। गांधी को जैसा गोली मारा उसने बोला हे राम करके मर गए, तो उसने एंकरिंग कर दिया। तो देखो गांधी जी के मतलब रोड्स बन गए, मतलब उनके अपने करेंसी के ऊपर उनके फ़ोटो है, इतना रिस्पेक्ट है, उनकी मेडिकल कॉलेज खुल गई, उनके नाम का नेचर क्योर खुल जाते हैं, कितने सारी चीज़ें। मतलब जब आदमी ऐसी ह्यूमन सर्विस के लिए ना अपने आप को डोनेट करता है ना, तो डेफिनेटली फ्यूचर में उसको लोग एक्नॉलेज करते हैं। अभी कोई नहीं करेगा, तो अभी आपको भी कोई नहीं करेगा, लेकिन आपका मरने के बाद ना धीरे धीरे उनको लगेगा देखो वो बहुत बैठते थे, मेरे लिए प्रेयर करते थे, वो बहुत हीलिंग करते थे, वो कुछ तो मेरे लिए करते थे, तभी मेरा आज ऐसा सक्सेस हुआ। वो बच्चे आपके फ्यूचर में देखेंगे, भले आप नहीं भी रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आज हम कैसे बोलते हैं, हाँ यार मेरे पूर्वजों ने गांव में प्रॉपर्टी रखी, कितना अच्छा किया, आज उसके वजह से मेरे को कुछ तो सहारा है ना। तभी तो हम बोलते क्या पूर्वज कैसे हैं, गाँव में पड़े थे, शहर में आते तो कितना अच्छा होता। लेकिन आज हमें वो चीज़ें याद आती है कि अरे यार उसके वजह से कहीं तो हम सिक्योर्ड है। इज़ इट ट्रू कि हमारे दादाजी ने एक छोटा मंदिर बांधा तो आज देखो वो मंदिर कितना बड़ा हो गया, आज कितने लोग उधर वर्शिप कर रहे हैं। तो अभी हमको उसकी वैल्यू आ रही है, तब तो लग क्या बेवकूफ़ है, कुछ भी कर रहे हैं लोग, तभी वो चीज़ें एक्नॉलेज नहीं होती। लेकिन टाइम के बाद ना उसका लोग रियली समराइज़ करते हैं। जैसे जब ओशो थे तब लोग ओशो को गाली देते थे, अब बड़े बड़े गुरु भी ओशो को फॉलो कर रहे हैं, है ना। जब साईं बाबा थे तो उसको ढोंगी बोलते थे, अब साईं बाबा को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, तभी कोई चीज़ की क्रेडिट नहीं होती है। लेकिन धीरे 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 लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपके घर में जो क्रिस्टल है, ये है, पहनते हो ये है, लोगों को लगा कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट फालतू में किया है, छोटे छोटे पेंडेंट का, शिवलिंग का। लेकिन बाद में लोगों को थोड़ा थोड़ा फील होगा कि यार मेरे को रिजल्ट अच्छा इसके वजह से शायद मिला रहेगा, क्योंकि कुछ तो फील करेंगे कि नहीं, कभी तो करेंगे कि नहीं। आज रेजिस्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तो धीरे धीरे वो फील होने ही वाला है लोगों को। इज इट राइट। किसी ने तो देखो ये इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, टेलीफोन का किया, किसी ने तो कुछ किया है, तब हम ये एसी में हवा खा रहे हैं, लाइट में बैठे पड़े हैं, तो हम अंधेरे में पड़े रहते, दिए जला के बैठे रहते। इज इट राइट। तो तब तो बेवकूफ़ लग रहा था क्या कुछ कर रहे हैं मतलब, लेकिन अब उसका हम सहारा ले रहे हैं, अब उसकी हेल्प ले रहे हैं, राइट। तो आपको भी है कि मरने से पहले ना कुछ चीज़ें ऐसे छोड़ के जानी पड़ेगी आपको, जिससे उसको एनर्जी कंटिन्यूसली जनरेशन की जनरेशन, डीएनए के डीएनए में मिलती रहे। वो भले आप उस फैमिली में नहीं रहोगे और कोई फैमिली में रीबर्थ होगा, डजेंट मैटर, लेकिन आपका कुछ तो सीड स्पिरिचुअलिटी में जो डाला हुआ है ना, वो चीज़ें ना कंटिन्यूसली वाइब्रेट होती रहेगी। तो उसके घर में वाइब्रेट होगी, उसका रूम चार्ज होगा, उसका घर चार्ज होगा, वो प्रॉपर्टी चेंज करके दूसरे प्रॉपर्टी में जाएगा, वो शिवलिंग लेके जाएगा, वो आपकी माला लेके जाएगा, पेंडेंट लेके जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो वाइब्रेशंस आएंगे कि नहीं उसको। शिवलिंग में माने फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए कर सकते हो, करना ही है आपको, बिकॉज क्या है ना, वो उस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, उस हिसाब से वो सोल कनेक्टेड लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वो यूनिवर्सिटी को, वो इंस्टीट्यूशंस को, वो टीचर्स को, वो फ्रेंड्स को, वो एजुकेशन को, वो डिग्री को, वो जॉब को, वो सक्सेस को, वो सब अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज एक चीज़ आपने प्रोग्राम किया है। तो सर ये उसके शिवलिंग फ्यूचर के लिए क्या करें? यही कि बस इसका फ्यूचर बेस्ट है करके, हमको डिफाइन नहीं करना है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, अपने हिसाब से कोई थोपना नहीं है, कोई डालना नहीं है। मैं भी यही प्रोग्राम किया कि इस शिवलिंग से मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बस इतना ही बोल दिया। शिवलिंग को सर बच्चों के कमरे में नहीं नहीं, कहीं पे भी रखो। ऐसे ही करेंगे, हाँ? करेंगे
हाँ हाँ, खुद का भी ऐसे ही करेंगे। रखना है सर, नहीं मंदिर नहीं, में, कहीं पे भी रखो, डजेंट मैटर, बच्चों उससे के कमरे में ही रखना है ऐसा सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ना, मेरे भाई का जो शिवलिंग था मैं काफ़ी साल तक इंडिया में रखा। जब मैं यूएस गया 10 साल के बाद, मैंने 98 में प्रोग्राम किया था, 2008 में गया, तो मैंने एयरपोर्ट पे उसको दिया, तो बोलते मैं नहीं मानता हूँ। मैं बोला तू नहीं मानता है, ठीक है, एज अ गिफ्ट तू रख ले। तो उसने बोला ठीक है। तो वो आज तक उसने ऐसा ही रखा इतने साल से, लेकिन उसको सिटीजनशिप मिला, परमानेंट जॉब मिल गया, तो बड़ा अचीवमेंट हो गया ना उसके लिए। तो इज इट राइट? तो तभी उसको नहीं समझा कि ये मैंने दिया तो उससे क्या फ़ायदा, उसको तो लगा ये पत्थर है करके, राइट? तो ये चीज़ें होती है कि वो हमारे एक भाव से चीज़ें जुड़ी है, और भाव कभी किसी के लिए ख़त्म नहीं होते, कभी नहीं होते, चाहे बच्चे हैं, पेरेंट्स है, एंसेस्टर्स है, कभी नहीं होते। तो वो एक कंट्रीब्यूशन अगर आपका स्पिरिचुअल सोल लेवल पे होगा, तो उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? कर्मा तो चलते रहेगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें तो अपनी जगह चलती रहेगी, वो फ्रिक्शन चलते रहेंगे, झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन एक स्पिरिचुअल पार्ट है आपका ना, वो उसके साथ चलना ही चाहिए। तो वो पैरेलली ना कर्मा क्लियर करेगा। गिले शिकवे अपनी जगह हैं, अनबन अपनी जगह है, झगड़े अपनी जगह है, दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन एक कोना है, एक पार्ट है शिवलिंग का या सिंबल्स का या हीलिंग का या स्पिरिचुअल का, जो उनके बिहाफ पे हम कर रहे हैं, वो कभी आपका छूटना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं, क्योंकि उतना कंट्रीब्यूशन तो आपको रखना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? सर साइकिक सर्जरी से तो हम सब लोग निकालते हैं या जो हाँ, भी डालना है हाँ, डालते हैं, हाँ। लेकिन एनएलपी में भी तो बोलते हैं कि कुछ एंकरिंग भी होता है कि तो मैं यही कहा, साइकिक सर्जरी को जितना इंटेंसली करोगे वो एनएलपी ही काम करने वाला है। मैं आपको अलग टेक्निक नहीं दिखाने के, आपको ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इसके लिए ये टेक्निक करो, उसके लिए ये टेक्निक करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, है ना? तो ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होती है, जैसे कंप्यूटर की कैसे अपनी एक लैंग्वेज होती है, एक ओएस होता है करके, इज इट राइट? तो इस तरह से हम उस ब्रेन को ना सेंसेशंस के ज़रिए प्रोग्रामिंग करते हैं, हार्ट में फीलिंग्स के ज़रिए करते हैं, है ना? और माइंड में थॉट्स के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं, इज इट राइट? तो ब्रेन में सेंसेशंस के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं कि वो हम सेंसेशंस को अंदर उतारते हैं और वो बाद में फील करते हैं कि हाँ ये हो गया एंड रिजल्ट। तो वो सेंसेशंस ब्रेन का काम करेगा, हार्ट का फीलिंग काम करेगा और माइंड का थॉट काम करेगा। तो ये तीनों चीज़ जब काम करेगी तो जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा। तो होपोनोपो भी also part of NLP? इट्स अ पार्ट ऑफ नॉट एनएलपी, होपोनोपो इज अ पार्ट ऑफ योर फीलिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ योर हार्ट, कि दिल से किसी को आप फॉरगिव कर रहे हो, इज राइट? उसमें जो ग्रैटिट्यूड वाला पार्ट है वो ब्रेन का पार्ट है, और जो फॉरगिवनेस वाला पार्ट है वो हार्ट का पार्ट है। इसलिए होपोनोपो में ये दोनों चीज़ों को कंबाइन किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग जब ऐसे बोलते हैं तो ये 4 सेंटेंस एक 4 पिलर के जैसे हैं जो हमें अपलिफ्ट करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो ये 4 पिलर हैं जो हमें जल्दी अपलिफ्ट कर देंगे, हमें प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकालेंगे। ठीक है कि नहीं? ओके। तो ये टेक्निक्स जो हम हाँ। रेगुलर प्रैक्टिस में डालेंगे, हाँ, क्या वो इनफ नहीं है कि हमें पीएलआर भी करने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, देखो पीएलआर है ना, इज़ अ फास्ट प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द नेगेटिविटी एंड देन वर्किंग ऑन इट। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पीएलआर कैसा है, डायग्नोस्टिक भी है और थेरापेटिक भी है। मतलब कुछ चीज़ें आप अपनी गलतियां को देखते, अच्छा ये तो गलती मैंने पहले भी कर दिया था, मैं क्यों वापस ये कर रहा हूँ, तो आपका हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। एक पीएलआर इज इक्विवेलेंट टू 60 टाइम्स ऑफ हीलिंग, एक अट्यूनमेंट इज इक्विवेलेंट टू 30 टाइम्स ऑफ हीलिंग। तो आप सोचो अगर एक पीएलआर करोगे तो 2 महीने का हीलिंग के बराबर हो गया है, तो कितना फास्ट प्रोसेस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उसमें आप अपनी वो पैटर्न को देखते हो, बॉडी रिलैक्स कर दिया, माइंड रिलैक्स कर दिया, सीधा जाके सोल लेवल पे उसको आप विजुअलाइज करते हो कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था, और नहीं विजुअलाइज किया और उसको हील कर दिया तो भी ठीक हो गया। अल्टीमेटली ठीक होने से मतलब है, हम लोकल एनेस्थेशिया में ऑपरेशन करते हैं तो समझ में आता है हाँ मेरा ये घाट निकाल दिया, मेरा स्टोन निकाल दिया। जनरल एनेस्थेशिया में करते तो पता ही नहीं चलता ऑपरेशन हुआ कि नहीं। हम बाहर आने के बाद बोलते सर हो गया ऑपरेशन, बोलते हैं हाँ हो गया ना, नहीं मेरे को तो समझ भी नहीं आया। तो वो दिखा, ये देख तेरा पथरी निकाला, ये देख तेरा ट्यूमर निकाला, अच्छा ये मेरे अंदर से निकला ना। बोलता अरे तुमको डाउट है? नहीं नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने देखा नहीं ना। मेरा ही है। मेरा ही है। इज इट राइट? तो ये होता है कि पीएलआर भी कैसा ना एक सोल ऑपरेशन है, सोल सर्जरी है। तो आज आप एडवांस में हो, फ्यूचर में जब आप पीएलआर में आओगे नेक्स्ट टाइम तो आपका वो सर्जरी होगा, तो
तो जल्दी आपका एक्सेलरेशन होगा, जल्दी आपका क्लियरेंस हो जाएगा, ऐसा है। नहीं तो वो पैटर्न चलती रहेगी। ये तो स्लो प्रोसेस है, हीलिंग तो स्लो प्रोसेस है, हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो PLR को इंक्लूड करना पड़ेगा। या जैसे हम बोलते कि हमें कर्म हाँ, शून्य करना है, शून्य करना है, right? या तो अगर मैं किसी से हीलिंग ले रही हूँ, हाँ। बट मैं उनको शून्य कैसे करूँगी फिर? नहीं देखो, आप है ना किसी से हीलिंग ले रहे हो तो आप उसको एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हो, तो शून्य तो ऐसा ही हो गया ना, पैसा दे रहे हैं। पैसा दे रहे हैं ना। अच्छा, हाँ। या उसके नाम का सपोज आप मंदिर में पैसा डाल दिया, या कुत्ते को खाना खिला दिया, गरीब को खाना खिला दिया, तो एनर्जी एक्सचेंज हो गया कि नहीं? ये है ना, ऐसा होता है। जैसे हम किसी पंडित को बोलते हैं भाई मेरे लिए तुम राहु केतु का पूजा करो, है ना, हम 151 देते हैं, 501 रुपया देते हैं, तो वो भी तो एक एनर्जी एक्सचेंज हुआ कि नहीं? इज इट राइट? तो लेकिन अगर हम खुद करेंगे, क्यों डिपेंड रहना है किस पे? तो हमको एनर्जी एक्सचेंज करने का क्या ज़रूरत है? हम खुद ही खुद पे प्रैक्टिस करना है। मतलब ये PLR सीख के हम खुद भी कर सकते हैं। मैंने अपना 90% PLR खुद का किया, खुद का ही मैंने 158 पास्ट लाइफ देखा। कुछ रेयरली किसी ने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया। सेल्फ रिग्रेशन प्रोसेस है ना। तो शुरू में चलो हम जब सिखाएंगे तब पार्टनर बना के एक दूसरे का PLR करवाएंगे, लेकिन बाद में तो आप अपना ही सेल्फ रिग्रेशन करने का हम ढूंढते बैठोगे किसी को कि कोई मेरा PLR करे, है ना। जैसे हीलिंग आप खुद का कर रहे हो तो रिग्रेशन भी खुद का कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बुद्धा ने भी तो खुद का किया 649 लाइफ का, महावीर ने भी तो किया, उन्होंने थोड़ी किसी रिग्रेशन करवाया। सर आपको लगता है हम लोग कर पाएंगे? कोई भी कर पाएगा। सी आज यहाँ तक आए हो ना, इसका मतलब यू आर एलिजिबल, है ना। कोई अगर ग्रेजुएशन करता है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्यों नहीं जा सकता है? सिंपल सा बात है ना। आपको सिर्फ नेक्स्ट लेवल पे तो जाना है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। मैडम से भी पूछ रहा था, हाँ। एडवांस करने के बाद हमने इतना कुछ सीखा, हाँ। तो घर में जाके अभी क्या करना है? नहीं, अभी क्या किया हमने, यहाँ जो एडवांस टेक्निक आपको सिखाई ना, हमने उसको है ना एंकरिंग कर दिया है। अब प्रैक्टिस भले आप वो बेसिक लेवल का करोगे तो भी आपका हमने एंकरिंग एडवांस लेवल का कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हमने आपका वो थीटा लेवल का एक्टिवेशन किया। इस बार एट्यूनमेंट हमने थीटा लेवल का किया, पिछली बार आपका हमने एट्यूनमेंट अल्फा लेवल का किया। जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे PLR में तब डेल्टा लेवल का एट्यूनमेंट करेंगे। तो वही होता है, एट्यूनमेंट का फ़र्क होता है, उस लेवल का फ़र्क होता है ना। कभी भी लैपटॉप मोबाइल में आप नया सॉफ्टवेयर डालते हो तो कुछ वो मोबाइल नया नहीं दिखेगा, वो लैपटॉप नया नहीं दिखेगा। सॉफ्टवेयर अंदर है ना, वो कुछ एक नया अभी वर्जन का है तो वो कुछ फीचर्स नए आएंगे, या तो वो कुछ फ़ोटो ओपन नहीं होता, अब ओपन हो गया, ये वीडियो नहीं चल रहा था, वीडियो चल जाएगा। तो कुछ चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब एक्सेप्ट हो रहा है। कुछ चीज़ें हम काम नहीं कर पा रहे थे, अब काम कर पा रहे। मतलब वही चक्र हीलिंग और साइकिल। एग्जैक्टली यही तो। अगर आप PLR में भी जाओगे तो भी वो बेसिक वाला ही करना है। ऐसा नहीं कि हम हर बार बोलेंगे अब नया कुछ करना है, अब नया कुछ करना है, तो आप बोलेंगे फिर बेसिक का कब करना है, फिर एडवांस का कब करना है। उतना टाइम कहाँ है? इसलिए मैं कह रहा हूँ अब कैसा है ना, हम जाएंगे तो आगे, मतलब अगर हम डॉक्टर भी बन जाएंगे ना तो हमको बेसिक जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिखाया ना, फार्माकोलॉजी, हम उसी को अप्लाई करेंगे, उसी पैथोलॉजी को अप्लाई करेंगे। कुछ नया अप्लाई नहीं करने वाले। जो 5.5 साल में सीखा है वही पूरा लाइफ अप्लाई करने वाले। इज इट क्लियर? तो ये मत सोचना हर बार कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा कि अब कुछ नया एप्लीकेशन होगा, फिर तो आदमी का ब्रेन क्रैश हो जाएगा। नहीं, मैडम ने इतना अच्छा मेडिटेशन करवाया। वो करवाया इसलिए क्योंकि वो इसलिए करवाया कि आपको उस लेवल पे ले जाना था। आपको, आप खुद को थोड़ी वो लेवल पे ले जा सकते हो। करेक्ट, क्योंकि आज मैं मेडिटेशन जब कर रही थी ना, हाँ। मैं ऐसे गिर रही हूँ। हाँ, ऐसा मुझे कभी नहीं, yes, मैं yes। सुन रही हूँ, हाँ। बट मुझे नींद में भी परफेक्ट कभी परफेक्ट, नहीं हुआ था मेरे एग्जैक्टली साथ। एग्जैक्टली। तो ये अल्फा और थीटा के ऐसे कुछ, मतलब मैं समझ सकते हैं कि हम उस लेवल पे या उस वेव में हैं? कैसे नहीं पता समझते, चलता है? तभी तो हम इधर है ना। अभी हम थीटा लेवल पे तभी है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कितने लोग, देखो कुछ लोग तो बेसिक अभी भी रिपीट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है नहीं अभी हम एडवांस के लायक नहीं, तो हम भी मना नहीं करते। हम बोले ठीक है आप वहाँ ही रहो करके, बिकॉज अंदर से फील आता है कि नहीं अब मुझे लगता है एडवांस करना चाहिए। अब कुछ लोग PLR में हैं तो कुछ लोग को लगता है नहीं अब हम PLR के लिए तैयार हैं, तो अंदर से वो फीलिंग आपको ही आएगी। सर मुझे 2 बार एडवांस 2 बार बेसिक हो गया, तो अच्छा है ना। कि और एक बार करना चाहिए। हाँ, जितनी बार करोगे तो और ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाओगे, मतलब और ज़्यादा, मतलब उसका डेप्थ में जाओगे ना आप। अब यही क्लास अभी जो हमारी हुई है एडवांस में, ये PLR में थोड़ी हुई, ये बेसिक में थोड़ी हुई। इज इट राइट? तो जो कॉन्सेप्ट आज आपने इस क्लास में सीखा है, अगर दूसरे क्लास में रहते तो नहीं सीखते आप, है ना।
तो कभी कभी रिपीट करने से भी समझ में आता है कि अरे कुछ नया मिला, कुछ नया मिला। हाँ, मिला तो हमारे खुद के स्पीकर टीचर्स पूछो, ये लोग खुद बैठते हैं और वो बोलते हैं सर आज तो कुछ नया था, ये तो पहले आपने नहीं बताया। क्योंकि अब आप नए लोग हो ना, अब आपके अंदर नए क्वेश्चंस है, नई एनर्जीज है, नया सोल इवॉल्व है आपका, तो आपके वजह से कुछ नया निकलता है। उनका बेसिक भी आपका बहुत डीप था। हाँ। तभी लगा कि समझा है। हाँ। बट अभी याद कर रहे तो ऐसे लगता है कि सर ने पहले हमने जो हाँ। बेसिक किया था उसमें वो नौ नहीं था, हाँ। राइट और राइट। कल पता नहीं वो नवदुर्गा और नव हाँ एग्जैक्टली। पूरा एकदम ये तो क्या हमारे जो रेगुलर है, मतलब आप तो चलो 3-4-6 महीने एक बार आते हो, ये लोग तो जो रेगुलरली हर महीने रिट्रीट अटेंड करते, इनको भी नया कितना कुछ मिलता है ना। बिकॉज वो जो डिवाइन कनेक्शंस है ना, वो कनेक्शन हर बार कुछ नया डाउनलोड करता है और कुछ नए कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाता है करके। तो ऐसा मत सोचना कि नेक्स्ट टाइम ये क्लास बेसिक एडवांस होगा, ये तो सब किया, अब फिर जाने का क्या ज़रूरत है। ऐसा कभी हो ही, हमारा वो टाइटल भले सेम रहेगा, अंदर फिर सब कुछ नया रहता है। और वो थोड़ा भी नया मिला ना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। इस बार नया तो मिला, पिछली बार एडवांस में कुछ अलग था। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। बहुत कुछ मिल गया। तो मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि एज अ प्रोफेशनली मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक सोल लेवल की बात कर रहा हूँ कि हमको भले वो टाइटल सेम दिखता रहेगा, लेकिन अंदर कुछ नया, बिकॉज आप नए वर्जन से आप यहाँ पे आए हो। जब आप बेसिक लेवल से आए थे तो आपका माइंडसेट अलग था, आज आप एडवांस लेवल पे तो आपका माइंड थोड़ा खुला हुआ है, तो बड़ी हम डीप लेवल की बातें कर पा रहे हैं। जब PLR में आओगे तो हम और डीप लेवल की बातें करेंगे, तो आपको लगेगा अरे ये तो क्लास जो PLR में हुआ वो तो एडवांस में नहीं हुआ, क्योंकि वो उस लेवल पे आपको बोला जा सकता है, इस लेवल पे आपसे बात नहीं कर सकते हम लोग। इज इट राइट? चलो मिलते हैं जल्दी, लेट्स से थैंक यू। या